वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, जिन्होंने एक अदद ईमेल मुझे की थी जस्ट टू टॉक अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग स्टफ दैट इज वर्किंग ऑन। एंड जब मैंने वो ईमेल पढ़ी आई वाज ब्लोन अवे। हैवंट रेड सच अ डाइवर्स एक्सपीरियंस, हैवंट रेड सच अ ब्यूटिफुली डन, आई मीन आई वुडंट कॉल इट अ पिच बट इट वाज जस्ट लाइक मुझे बड़ा मज़ा आया था। एंड आई वाज लाइक यार आई नीड टू हैव हिम ऑन द शो, नीड टू लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, need to know what he's doing. We have with us today Mohammad Fahad Tanveer. He's the CEO of Edkasa. So thank you so much for being part of the show. So kind of you कि आपने एक email पे मुझे दावत दी to your amazing thought behind that. It's fascinating to watch it, and it's even more fascinating to be on it. ज़बरदस्त, Thank you, very kind of you. मैं थोड़ा सा ना quick again email के उससे थोड़ा सा वो दे दूँ कि Fahad has worked at Nestle. At what other companies? Telenor, ICI, AkzoNobel. So P&G, corporate sector कमाल का, पाकिस्तान का top. Did his masters from Harvard and then started an EdTech company. So बड़ा interesting और diverse वो है, and we talk more about that. फहद, मुझे start में सबसे पहले तो ये बताएं, where were you born and what was early life for you? That's a really funny story. So I was born in Lahore. Lahore में एक CMH है. My parents are both doctors, but दोनों आर्मी में डॉक्टर थे. तो I was born in Lahore CMH, जो उसके बाद मेंटल वार्ड में कन्वर्ट हो गया. So it's a running joke in the family कि you're born to be crazy. So but बिल्कुल लाहौर की पैदाइश है, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान और इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान वालिदैन के साथ, क्योंकि फ़ौजी फैमिलीज घूमती रहती हैं. तो घूमते रहे, दोस्त बनाते गए, और बहुत दुनिया देखी. ज़बरदस्त. स्कूल, क्योंकि जाहिर है कि आर्मी फैमिलीज़ का एक बड़ा ये अलमिया होता है कि किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते. सो स्कूलिंग किस तरह से थी? जहाँ जाते थे वहाँ स्कूल होता था. तो APS या बीकन हाउस बहुत सारे. आई डोंट नो, गुजरावाला से स्टार्ट हुआ स्कूल. गुजरावाला कैंट में होती थी कहकशां मॉन्टेसरी. आई डोंट नो अभी है कि नहीं है, बट दैट्स वेयर अर्ली स्कूलिंग स्टार्टेड. फिर उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में पोस्ट हो गए. तो एयरफोर्स PAF मॉडल स्कूल पेशावर, एंड देन आर्मी पब्लिक स्कूल्स, बीकन हाउसेस, and then finally settled in Lahore at LAS, Lahore American School, which was a completely different world from all that, but so quite a spectrum of schooling. And what year did you graduate high school? 2001. 2001. Acha. Yeah. And immediately after that you went to university? आपने कोई time off लिया, travel किया, कुछ किया? Actually no, so it's an interesting story. I went to LUMS. I was fortunate enough to get an admission at LUMS. I didn't really want to go. I wanted to be an architect. So I had gotten into an NYU program. NYU शायद जिनको जानते होंगे, it's a New York University. और मुझे सारी ज़िंदगी यही बताया गया था कि अच्छे नंबर लाओगे, पढ़ोगे तो जो तुम्हारा ख्वाब है पूरा कर सकोगे. लेकिन उस ज़माने में अंदाज़ा नहीं था कि एक फ़ौजी फैमिली के पास कितने लिमिटेड वसाइल होते हैं, बिकॉज़ माँ बाप ने कभी फ़ील नहीं होने दिया. एंड देन जब वो वक्त आया तो आप लम्स भी देख लो. सो आई वेंट एक्चुअली स्टडीड सोशल साइंसेज एट लम्स, पॉलिटिकल साइंस एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इन माय अंडरग्रेड. आई फील लाइक 2001 ग्रेजुएशन, व्हिच मींस आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी 2001 फॉल. September 11, 2001. Mohammad Fahad Tanveer would have been quite a thing. It was. वो अल्लाह ताला का निज़ाम होता है कि maybe that wasn't the right thing for you at the time. How was LUMS? LUMS was amazing. So very different from what it is now. और आपको हर पूरा ग्रेजुएट यही कहता है कि उस ज़माने में बेहतर था, लेकिन how would you differentiate it? Like you said कि very different from now. I think LUMS was at the undergrad program level पे बहुत नया था उस वक्त भी, and we were the biggest batch of 400. उससे पहले पूरे LUMS में ही 400 स्टूडेंट थे. और हम 400 आए थे तो लोग घबरा गए थे वहाँ पे कि इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए, डबल हो गया essentially. डबल आ गए हैं. So there was a lot of attention given to students. फैकल्टी के साथ हमारे बहुत बॉन्ड्स थे, because we spent a lot of one-on-one interaction on campus. I'm sure they're still in some ways retaining that, but उस ज़माने में बहुत it was a very inspiring and बहुत freedom to do a lot of things, because हम बहुत सारे जो सर आपने कहा 9/11 के बाद फंस गए थे पाकिस्तान में. तो हम वो सारे जो ख्वाब थे वो LUMS लेके आ गए थे कि हमने यहाँ कुछ करना है. So it was an exciting time. How old was LUMS at the time? LUMS अंडरग्रेड प्रोग्राम तो बाद में शुरू हुआ, बट MBA तो बहुत पुराना था. सो LUMS had very recently shifted to that campus जो अपन का DHA में है. तो पहले गुलबर्ग में होता था. सो उस ज़माने में जो लोग अभी LUMS में हैं, there was nothing behind
the academic block, which is now your School of Social Sciences. That was it. Everything happened inside. The main that. block, the one with the central courtyard of that sorts. was it. उससे पीछे जंगल होता था. अच्छा. जहाँ School of Engineering है वहाँ एक फुटबॉल फील्ड होती थी जहाँ फुटबॉल खेलते. School of Engineering तो खैर I've seen that building get built in front of me, but I didn't know कि अच्छा तो sports complex and हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है जो अभी गेट के साथ पार्किंग लॉट है ना, रन डाउन सा. That was our basketball court. So I was actually the rep for basketball. I played a lot of basketball at LUMS, and that was it. That was our court. So yeah. 4 years of LUMS, and then what did you do after that? So you had a bachelor's in economics? I started out as economics, but got very quickly disillusioned by it. So I started gravitating towards development economics. Had some really, fundamentally amazing teachers, and then that led to political science because I understood that politics and development go hand in hand. So learned a lot about not only just domestic, यानी पाकिस्तान की मईशत और सियासत और चीज़ें कैसे चलती हैं, but दुनिया में कैसे चलता है. So that was very exciting for me. How would you differentiate between economics for a simple layman, economics and development economics? So economics एक बहुत बड़ा शुबा है. इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं. इसमें fiscal policy, monetary policy, macro, micro. But fundamentally अगर हम बात करें तो आपने जो निज़ाम चलाना है मुल्क का वो कैसे चलेगा, राइट? लाइक जिसमें हर चीज़ की वसूली होगी लोगों को, हर चीज़ की रसाई होगी लोगों को, वो कैसे सारा निज़ाम कैसे चलेगा, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वो शोबा है जिसमें हम बात करते हैं जैसे हमारा जैसा मुल्क है, यहाँ बहुत से निज़ाम बनने हैं, बहुत सी चीज़ें पहली बार होंगी ऐसे मुल्क के अंदर. तो वो गलतियाँ जिनसे हम सीख सकते हैं ऐसे ममालिक से जहाँ पे वो गलतियाँ हो चुकी हैं, उस शोबे को कहते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आप सीख के लोगों को हम कहेंगे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं. दैट इज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. तो अगर मैं इसको कर सकूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स जनरली इज़ एन एकेडमिक फील्ड विद वही वाली बात है कि उसकी वो हाइपोथेसिस हैं और कुछ साइंस है उसके पीछे, बट development economics is more case study based and more practical essentially. Would that more applicable? It's more applicable. हो क्या more रहा है? real world. हाँ, हो क्या रहा है basically, और कैसे क्या चीज़ कामयाब हुई, क्या चीज़ कामयाब नहीं हुई. थ्योरी वाली बातें नहीं है. हाँ, makes sense. And then how do you mix that with political science? सो जहाँ भी कोई लोग इकट्ठे हो जाए वहाँ सियासत ज़रूर होती है. तो अगर आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते वो फैसले क्यों हो रहे थे. सो जब हम इनएविटेबली बात करते थे, क्लास में डिस्कशन होती थी, तो उसके पीछे जो सियासी वजूहात थी उन फैसलों को करने की वो समझना ज़रूरी थी. तो उसके लिए किताबें पढ़ना शुरू की और बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भी थे और किताबें भी बहुत सारी लम्स में थी. तो समझ आने लगा कि इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, और फिर उन सब्जेक्ट्स को भी अडॉप्ट करना शुरू किया कि एक्चुअली थॉट क्या है इसके पीछे, कहाँ से आ रही है ये बात, ये फैसला क्यों हो रहा है ऐसे. तो वो ले आया उस तरफ. And you graduated and immediately got into the job market? नॉट रियली, नहीं. एक्चुअली उस ज़माने में और सोच भी ऐसी कुछ थी. सो आई डोंट नो आप लोगों ने मनिंग के बारे में कितना जानते हैं या मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में, बट वी स्टार्टेड दैट एज LUMS मॉडल यूनाइटेड नेशंस इन 2002. आई वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दैट सोसाइटी. एंड वी वर डिबेट्स रिजेक्ट्स, इसको कहते हैं ना, जो लोग डिबेट्स में थे लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था. तो हमने कहा कि हम ऐसी चीज़ बनाते हैं जो शायद इससे भी बड़ा फिनोमेना बन जाए. सो गॉड वाज काइंड एंड लॉट ऑफ पीपल joined us. So today it's mainstay. हर स्कूल, हर कॉलेज में आपको मिलेगा एक मनिंग क्लब. So we were the so-called pioneers of that in Pakistan at that time. But उसके बाद एक बहुत इनकलाबी सोच थी कि लोगों को सच की रसाई होनी चाहिए. So as soon as I graduated, I felt कि मुझे जॉब नहीं करनी और मुझे एक अखबार निकालना है जिसमें, नाइव था, अखबार निकालना है जिसमें लोगों को सच पता चलेगा कि क्यों फैसले होते हैं ऐसे और क्या होता है. मुझे ना कोई बिज़नेस का आइडिया था. So जब मैंने वो काम करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हो कि उसके लिए वसाइल चाहिए, और उस जद्दोजहद में मेरा लगाव बिज़नेस की तरफ जाने लगा. क्योंकि मैं जब लोगों के पास जाता था तो मैं समझने लगा और उनकी कि किस तरह वो वसाइल को इस्तेमाल करते हैं एक कारोबार को चलाने के लिए. एंड आई रियलाइज़ कि मुझे मे बी कारोबार सीखना या बिज़नेस सीखना मेरे लिए ज़्यादा इज़ अ कॉलिंग फॉर मी. So that's why I actually went back to LUMS after 2 years of building a small company. मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जो फिर कॉपियाँ बना के बेचती थी. अच्छा. और जब 150 स्टोर हो गए और मुझे याद है LUMS के MBA के इंटरव्यू में पूछा कि
कैसा जा रहा है आपका बिजनेस, तो आप लम्स में MBA करने आ रहे हैं. तो मैंने कहा, उसमें जो एक प्रोफेसर बैठे थे जो उस वक्त डीन थे प्रोग्राम के, मैंने कहा आप मेरे कस्टमर हैं एक्चुअली. उनका एक बुक स्टोर था जो मुझसे बाय करता था. So essentially was this like a printing press of sort, like a... नहीं, एक्चुअली मुझे एक तकलीफ होती थी. मैं आई टोल्ड यू ना, आई वेंट टू अमेरिकन स्कूल, सो मेरे बहुत से दोस्त थे ऐसे जो उनकी कॉपियाँ भी अमेरिका से आती थी. तो मैं पाकिस्तानी फ़ौजी का बेटा, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी होते थे. तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि यार मेरे पास तो वही पुरानी $1 का पेन और कॉपियाँ. तो स्कूल तो अच्छा पहुँचा दिया मेरे वालिदैन ने, लेकिन ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें एक हद तक ही हो सकती थी. सो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी कॉपियाँ बनाऊँगा जो अमेरिकन कॉपी से बेहतर होगी. तो और हमारे बच्चे जो है ना अच्छी कॉपी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उससे बड़ा फ़र्क पड़ा. आप नोट्स बनाते हैं, यानी कोई भी स्टूडेंट रहा है, अच्छी कॉपी मिल जाए, अच्छा रजिस्टर मिल जाए, अच्छा पेपर. यूनिबॉल का पेन होता है वर्सेस पिकासो, तो आप सडनली आपको जो मज़ा जो आता है ना, वो इतने खींच के तो नोट्स बना रहे होते हैं. तो मैंने कहा मैं अच्छी कॉपी बनाऊंगा. और वो सोच जो थी ना, वो कहते हैं ना, यू बिल्ड फ्रॉम कन्विक्शन. तो कन्विक्शन ये थी कि प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगी, वो आने लगी. और आई मीन विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आई हैड अबाउट 140 स्टोर्स बाइंग माई प्रोडक्ट. सो आई फेल्ट के ये कुछ तो ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है, तो जाके सीख लेना चाहिए. सो आई वेंट टू बैक टू LUMS एक्चुअली, एंड आई डिड माई MBA at LUMS as well. So yeah. And were you sourcing the paper? I'm sorry, I'm diving into this one because I actually had a planner brand of sorts. Yeah. And this is 2018, 19 when we worked on it. It was actually my wife's. Yeah. We ran it for 3 years and recently shut it down. और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 2005 लगभग के 15 साल बाद पाकिस्तान में कोई अच्छी किताब बनाना जो था ना, वो एक इतना बड़ा अजाब था. अंडरस्टैंड, बिल्कुल. कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे आपने वो चीज़ समझी, क्योंकि आज तक लिटरली यही है कि हमने यूट्यूब से, हम मशीनें पड़ी होती थी, हम जाते थे लोगों के पास, हम कहते थे कि यार ये मशीन है, इस पर ये बनाने को कहते थे, सर ये नहीं बन सकती, ये तो चाइना का माल है. और फिर मैं घर आता था, मैं यूट्यूब करता था, मैं सीखता था कि उस मशीन पे काम किस तरह होता है. फिर मैं जाके उसको कहता था, भाई मेरे इस मशीन को ऐसे करो तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा. एंड प्रोडक्शन एंड जस्ट वही वाली बात है ना कि हम we're an import driven economy because we just don't, I don't know why, but we just can't build products. Like it's just it's such a nightmare. मुज़म्मिल, उसमें पता है सोच का बहुत बड़ा हाथ है. इस तरह तुम कह रहे हो ना, तुमने यूट्यूब देखा एंड यू कम बैक टू द पीपल. यूट्यूब तो नहीं था उतने रुझान पे उस वक्त, लेकिन मैं जब देखता था बैठ के उर्दू बाज़ार में कि हाइडलबर्ग प्रेस चल रहा है, इतना वेस्टेज कर रहे हैं, इतनी इंक ज़ाया हो रही है. सो मैं जब उनके साथ बैठता था तो मेरी पंजाबी अगर किसी को समझ आएगा, पाइजन एंड इंक क्यों ज़ाया कर रहे हो, ये पेपर अगर आप वेस्टेजेस कम कर लो तो कॉस्ट कम हो जाएगी. सो जब तक एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी आवाम के साथ नहीं बैठेगा और मिलके हम मसले हल नहीं करेंगे, तो यू कांट क्रिएट प्रोडक्ट्स. आई थिंक द रीज़न वाई माई कॉपी सोल्ड इज़ नॉट बिकॉज कॉपी में कोई कमाल था, क्योंकि मैं खुद जाके बेचता था. जब मैं एक बुक स्टोर पर जाता था ना, तो मुझे पता था कि उसका कितना पैसे कहाँ फंसे हुए हैं, क्या चीज़ें हैं, कब क्रेडिट देना है, कब नहीं देना. तो आई लर्नड अ लॉट बाय गोइंग टू द स्ट्रीट्स. ये मुझे कभी भी एक अच्छे दफ्तर में बैठ के समझ नहीं आता. तो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट बाय बीइंग अमंग्स पीपल जो ग्राउंड रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो काम करते हैं, जो सुबह शाम उन चीज़ों को फेस करते हैं. सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट बिजनेस लर्निंग आई हैड, एंड आई टुक दैट टू माई MBA. So I was probably the biggest pain in the butt for my faculty because I actually brought real world experience. I think they still remember me because of that. So how was MBA at the time? This is 2007, I believe. I went in 2008 and graduated 2010 from the MBA program. Fantastic experience. I think अगर पाकिस्तान में आपने कारोबार करना सीखना है तो LUMS से बेहतर आई थिंक इंस्टीट्यूशन नहीं है. सॉरी IBA के लोगों लेकिन आई थिंक LUMS brings everything to the table and I learned a lot. I think it was a much more personal experience than undergrad. Undergrad में बहुत सारे लोग थे, MBA में आप 100 होते हैं, बहुत फैकल्टी टेंशन होती है. And I still remember the words of one of my favorite professors के you're not my customer, you're my product, and I will beat you and heat you till you are gold. So हमें बहुत मेहनत कराई उन्होंने, I think more unnatural than natural, लेकिन बहुत कुछ सीखा उसकी वजह से. एंड जब हम जॉब मार्केट में गए तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ. We learned a lot and we were able to do a lot. Generally when MBA बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा लगता है. जिस तरह मैं मास्टर्स इन लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, मेरा एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसमें मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, मैं उस फील्ड की टेक्निकलिटीज सीख जाऊँगा, मैं उसमें थीसिस के ऊपर काम करके मैं उसमें उसी में सब फील्ड के अंदर मैं मास्टरी हासिल कर लूँगा. Same with economics, same with words, essentially upgrading an existing set of knowledge that you have. MBA, generally how is it constructed? Like what's in an MBA? Because MBA is a big deal, right? वो आपको होता है कि यार अच्छा पूरी दुनिया की इन यूनिवर्सिटीज़ के MBAs, इनका ये
कुछ लोग कहते हैं कि networking is everything at MBA programs. It's not just the academic learning. But if I were to ask you, what is it about the program that makes, like you said, like that makes the businessman of the future? What is it? I think there are two factors. I'll come to the network part, but I think the पहली चीज़ ये है कि LUMS is very different from other MBA programs. It's a case method, इसको कहते हैं. तो वहाँ पे कोई किताबी बातें नहीं होती हैं. सो आप एक रियल बिजनेस का केस पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं एक्चुअली रोज़, और मुख्तलिफ पहलू से पढ़ रहे होते हैं आप, क्योंकि कोई मार्केटिंग का केस है, कोई ह्यूमन साइकोलॉजी का केस है, कोई फाइनेंस का केस है, और आप एक टीम के साथ 8 लोगों की टीम आपको असाइन की जाती है जो पूरा सेमेस्टर आपके साथ रहती है, और आपने उसके मसाइल के हल, ये रियल कंपनी के मसले हैं, और वो हल लेके आपने क्लासरूम में आना है, और ऐसी 6 या 8 टीमें उस क्लासरूम में बैठी होंगी, वो अपने हल पेश कर रही होंगी, और हम किसी और को इम्प्रेस नहीं कर रहे, एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं कि कंपनी को फैसला क्या करना चाहिए. तो ऐसे जब आप 1000-2000 केस 2 सालों में करते हैं, तो आप इतनी चीज़ें देख चुके होते हैं, और आपके साथ जो 100-150 मुल्क के अक्लमंद तरीन पीयर्स बैठे होके उनके ओपिनियंस, उनकी कैलकुलेशंस, उनके नंबर्स, हर चीज़ सेकंड गेस हो रही होती है. तो वहाँ नज़र आ रहा होता है कि कितनी डेप्थ तक आप जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. तो यू कम आउट हैविंग years of experience in your head, which is shortcutted because of that 2-year intense program. So ये एक यूनिक फैक्टर है. ये आपको कोई लेक्चर बेस्ड मेथड नहीं कवर कर सकता. एंड आपके ऊपर आप इट्स इंडिपेंडेंटली अप टू यू कि आप जाके जो मर्जी किताब पढ़ें उस मसले का हल निकालने के लिए, जिस मर्जी से बात करें, वो आपकी स्किल पे है, आपकी एबिलिटी पे है, आपकी जद्दोजहद पे है. It's essentially hyperactive problem solving. It's hyperactive problem solving, and you're really up against the wall because you're not only against there's no judgment of the faculty कि सही है गलत है. It's judgment of your peers, right? कि ये आपने जो बात की इसके पीछे कितना वजन है, यही होगा बोर्ड रूम में, right? So you start getting that feel very early on. The other thing I'll say about network is once you get in the real world, when you come to a working environment, how people perceive you and how much weight they give to your conversation obviously comes from a place के आपने क्या prove किया है, right? So शुरू के दिनों में what you have is your degree, right? And your peers or seniors like LUMS के बहुत सारे MBAs जिनसे मेरी professionally भी रही ताल्लुकात रहे, as I built my career. So they had a certain level of excellence expected, right? कि आप आएंगे, आप कोई problem solve करेंगे. Companies भी जब हमें hire करती हैं तो they expect a problem solver, right? Like they don't expect somebody to just sit there who will learn on the job. So वो expectation बढ़ जाती है, बनती है, और वो जायज़ है because they're paying you top dollar. On the other end उसका फ़ायदा होता है because आपको वो opportunities बहुत जल्दी मिल जाती हैं जो शायद किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ना मिलें, राइट? सो इट्स you're playing at the big leagues, किसना कहते हैं ना, from day one, right. And that is what network brings, right? So LUMS definitely, and Harvard even more, brings that network to play. So LUMS to Harvard, what was happening between that time? LUMS to Harvard. So like any LUMS MBA, my holy grail was to rise in the corporate ladder, and obviously marketing, and that's the way to go. So I landed that. I started off with the coveted P&G internship in brands. I think that was a watershed moment for me. बिकॉज जब मैं वो काम करने गया तो उस ज़माने में एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग में P&G का दफ्तर होता था. तो जब आप केस में पढ़ते हैं ना कि Fortune 500 कंपनी टॉप 4, वाह यार यहाँ मुझे इंटर्नशिप मिल गई, बड़ी बात है. बट जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत तैयार हो गया था, बट कीचड़ में मेरी गाड़ी खड़ी, मैं कीचड़ में मेरे जूते, देन एक पुरानी सी एलिवेटर में ऊपर गया. आई मीन ठीक था, वो बहुत कोई इंप्रेसिव दफ्तर नहीं था, और एक ट्रिनिट्रॉन मॉनिटर के सामने उन्होंने बिठा दिया कि यहाँ आप इंटर्नशिप करेंगे. सो आई वाज लाइक यार दिस इज़ मेड इट. तो काम बहुत अच्छा था, काम बहुत इंटेंस था, सीखने को बहुत मिला. आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट फ्रॉम द पीयर्स देयर. सब कुछ दोस्त भी थे जो वहाँ ऑलरेडी थे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ LUMS, और कुछ लोग ऐसे थे जिनसे पहली बार मुलाकात हुई. लेकिन आई थिंक इट वॉज अ मोमेंट वेयर आई फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड कि इट्स अ grind up, right? So and I'd rather choose an organization jahan pe I'd be able to add value meaningfully, right? Like not just to a job. And this was based in Lahore? This was based in Karachi. So I moved to Karachi right after my MBA. And lekin after the internship I actually chose ICI Pakistan. That's where I did my first real job after the MBA. And that was because of one man who was head of recruitment. I don't know if I can name him, but Hassan Tariq.
brilliant chap. Still named him nonetheless. He deserves it. He deserves it because he convinced me to take a job at half the next best offer. And I told him. I remember when he called me. Why? I'll tell you why. So I won't tell you the value, but it was half the next best offer. I had about 13-14 offers at that time, and I was like on the moon. I was like, यार, I'm scene है मेरा भाई. Scene है मेरा. क्या बात कर रहा है, right? So he said कि देखो तुम्हें नहीं पसंद आया ना तो तुम चले जाना, but I guarantee you कि this will be more than a job for you, right? And it will be a learning experience parallel to none. तो मैंने बड़े लोगों से मशवरा किया, और क्योंकि मेरी ख़ानदान फ़ौजी था, उन्होंने कहा देखो इतनी पुरानी कंपनी है, 75 साल पुरानी कंपनी है, लाहौर में भी दफ्तर है, कभी तुम्हारी पोस्टिंग हो जाएगी लाहौर, वापस आ जाओगे, सोच लो, पैसों का ना सोचो. एंड आई वाज लाइक कि लोग, मुझे याद है अभी भी इंटरव्यू में जब मुझसे उनके वाइस प्रेसिडेंट सीनियर जो थे उन्होंने पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने कहा गर्म बिस्तर और खाना, और आई वॉन्ट टू बी एन इंडस्ट्री कैप्टन. I don't want to be just another guy doing a job. So I am going to run up this ladder. So I think that sort of, they saw the drive. They gave me that opportunity, and I was very warmly welcomed into that company. Got tremendous opportunities to learn. What was the job there? So I joined as a management trainee. उनके दो किस्म के होते हैं. एक GR program होता है for MBAs. So you're sort of groomed to rise to the top. And I had the good fortune of being part of that GR. I joined their pharmaceutical division early on. Learned a lot about sales because I joined in marketing, but I ended up in sales by choice. मुझे पूछा आप sales करेंगे, मैं कहा जी बिल्कुल करूँगा, because बेचना कैसे ये सीखना बहुत ज़रूरी है. So और ground up से, so from a ranker, so there was a time when I was spending about 120,000 kilometers of driving in a year, going doctor to doctor, hospital to hospital, trying to sell medicine, and I learned a lot how decision making is done. Tender से लेके एक particular doctor, because you can't sell directly in pharma, right. So you have to do it on the merit of your conviction and your product and the efficacy of what you're trying to say. And both my parents being doctor, तो मेरे लिए वो ज़्यादा एक challenge था. In fact, once I was sitting in front of my father at a hospital because he was leading one of the biggest hospitals in Lahore, and he said अगर तुमने medicine पढ़ी होती तो तुम टेबल किस तरफ बैठे होते. तो मैंने उनको हंस के कहा कि मैंने कहा शुक्र है नहीं पढ़ी, क्योंकि आप जैसे बहुत हैं. So very interesting times. I learned a lot at ICI. Not just about pharma, but everything. Generally, ICI, what's the portfolio? I know they have paints, I think. They actually, so when I joined, so they were recently acquired by AkzoNobel, which is a Dutch company. Okay. And ICI Pakistan 75 साल से 5 core businesses को develop किया था उन्होंने, which is paints, like you mentioned, pharmaceuticals, जिसको life sciences कहते हैं. And pharmaceuticals में कौन सी? Is there any that we know? अगर खुदा न खास्ता आप कार्डियक पेशेंट हैं तो Tenormin, Zestril. So very like specialized किस्म की medicine. Specialized generics में भी थे. I was actually looking after generics, but generics में they were very new to it. And then उसके अलावा then they have animal feed and so many other businesses, life related. Right. फिर polyester में काफ़ी बड़ा stake है. उसके अलावा soda ash का बहुत बड़ा business है. Actually they are the owners of all of the market, like pretty much. Soda ash, what does that do? So आप toothpaste use करते हैं, शीशा बनता है, anything that you use, basically salt का एक by product होता है. And अगर आप क्योड़ा जाएँ तो there is only one factory that produces soda ash. एक वो है और एक Olympia Group है, which basically is the dominant players in the soda ash space. So I mean, long story, I don't want this to be a story about ICI, but I mean, when I joined, so AkzoNobel had recently acquired them, and it was still a multinational. And उन 2 सालों में it went from being multinational to being sold out to another local group, and the business being split up between paints and everything else. So paint was sold to a separate entity, and paints was retained by Akzo, and the rest was acquired by a local business group. So जो so-called 75 years of ironclad history थी, वो मेरे time पे ही जानी थी. So but it was a huge learning experience to see how companies are acquired, how they are mergers and acquisitions. पाकिस्तान में बहुत रेयर है. So being in it made me understand a lot and understand the value of finance. Right. Okay, how actually money works. Your marketing and brands are good, sort of support parts of an organization, but the real decision is finance, right? So that's where the कीड़ा of finance started getting into my head कि यार मैंने तो इसको पढ़ना है गौर से. And economics and finance, how do you differentiate between those? A very dumb question, but just really the human understanding of it. Yeah. So I think economics is a much more generalized field. Finance is basically focused on business. I think it's basically finance is how money makes things happen. Right. पैसे से काम कैसे होता है, right? Like अगर आप ये समझ जाएं कि पैसा एक
हथियार है, एक टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने मकासद कैसे अचीव करते हैं, तो दैट्स फाइनेंस, राइट? लाइक और जितनी ज़्यादा आप समझते हैं उस चीज़ को, उतना बेहतर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जितना आप कम समझते हैं उतना लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं. Makes sense. And you were in ICI for 2 years? A little longer than 2 years, and then I moved on to Telenor's Easypaisa. Acha. Yeah. What year was this? This is 2012-13. अच्छा. Yeah. Early days of EasyPaisa, I believe. Relatively early. 2008 में start हुआ था. हाँ, yeah. I was going up at that time. Right. Yeah, it was the only player in so it was the startup of that time. Right. अगर आपने startup में काम करना था तो EasyPaisa was the fintech player. Right. So and, did you move to Islamabad for that? I did. I moved to Islamabad. I actually got married at the same time. Right. So it was a big move. My wife was from Karachi, so bringing her to Islamabad was a huge contrast. 9 बजे उसको panic attack शुरू हो जाता है. ये क्या हो गया? वरना आपने थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसे, कराची से पहले लाहौर लेकर आए, थोड़ा सा यूज करें, फिर इस्लामाबाद लाए तो फिर भी चलता है. तो कराची से इस्लामाबाद was a big shock for her, although she made her own sort of grounds in Islamabad, working in public policy and stuff. How long was she in Islamabad? We were in Islamabad for about a year and a half. Actually, not that long. Not that long, but we really thoroughly enjoyed it. I mean, 6 महीने में we were in the thick of it. हमारे दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे हमारे, life was really really big. We were a young couple, so हमने इस्लामाबाद को जितना enjoy कर सकते थे कर रहे थे. And Anam working in public policy, so she was in that diplomatic and policy making crowd. So she had her perspectives. I was in the corporate crowd. I had my perspectives. So हमारी खाने पे जो बातें होती थी ना वो बड़ी मज़े की होती थी. Right. EasyPaisa, what was the position? So I joined as an assistant brand manager, and I mean 2 ही लोग होते थे, एक brand manager होता था, एक assistant brand manager, and my brand manager left like I think 3 months into the job. अच्छा. So वो सारा मलबा मेरे ऊपर आ गया. Although I wouldn't call it malba because it was the biggest I think brand opportunity in the world at that time. Huge budgets, I had great bosses. They trusted me a lot, and उस ज़माने की जो PSL होती थी, इसको हम कहते थे पाकिस्तान प्रीमियर लीग या ऐसे कुछ नाम था. तो I remember when we sponsored it, HBL was the sponsor at that time, and I asked my boss के बॉस उस वक्त 13.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं. ही इज़ लाइक लाला आपका फैसला. एंड रिमेंबर व्हेन वी स्पॉन्सर्ड इट, आई सेड कि बॉस आप आ जाएं इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. ही सेड योर डिसीजन, यू गो. सो आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू गवर्नर पंजाब, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल की हो रही है. एंड मुझसे वो एंकर जो थे वो पूछते हैं कि आपका टाइटल क्या है. तो मैंने वहाँ चीफ उनसे कहा जी असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर. सर आपको मैनेजर बना देते हैं, आप गवर्नर पंजाब के साथ खड़े हुए. सो आई वाज अ ह्यूज एक्सपोजर फॉर अ यंग पर्सन, अर्ली 20s आप खड़े हुए वहाँ पे रिप्रेजेंटिंग सच अ ह्यूज ब्रांड. आई थिंक टेलीनॉर के अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं था जो इतनी बड़ा एक्सपोजर किसी को दे. एंड उन फैसलों से बहुत कुछ सीखा जो आज आई एम एबल टू अप्लाई टू माई कंपनी. राइट. This is around 14, 15, I would assume. 13, 14. And so you moved to Nestle after that? Yeah, I moved to Nestle after that. Why did that happen? Because, I mean, seemingly, EasyPaisa was this sort of really fast-growing, startup-y, agile, lean, very empowering. Yeah. So what was the thought process कि जिस पे आपने कहा कि यार 1 year into the job, let's just switch to someplace else? It wasn't fast enough. So right. I mean I told you earlier na कि I wanted to be an industry captain. So right. At that point my thought was कि I need to move fast. जहाँ मुझे growth opportunity मिल रही है on my merit, मुझे वो लेनी चाहिए. And जो लोग 10 साल 15 साल 20 साल में अचीव करते हैं, I wanted that in 5 years 10 years. So I mean anything that moved faster, I was willing to take that challenge. So I mean that challenge came from Nestle. They saw my work I guess and they felt कि I could add value. तो मैं इसलिए मुझे उन्होंने opportunity दी और मैंने दोनों हाथों से पकड़ी. और what was the job? Job was to be the brand manager for Milo. अच्छा. Milo, I don't know, बचपन से हम सब पी रहे हैं, लेकिन मुझे एक तो वो बड़ा एक्साइट करता था. फिर I mean it was Lahore, so finally coming back home. तो वो भी एक फैक्टर था. लेकिन आई फेल्ट कि आई कुड रियली डू समथिंग देयर. वो पूरे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इट वाज यू हैड द P&L रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट जस्ट मार्केटिंग एंड एड्स. एक्सप्लेन P&L a little bit. सो P&L का मतलब होता है कि कारोबार नफ़े में जा रहा है, मुनाफे में जा रहा है, आपको आपकी जिम्मेदारी है, राइट. तो आप सिर्फ ये नहीं देख रहे कि उसके ऐड कितने अच्छे चल रहे हैं या रेटिंग क्या है या उसकी पोस्टर अच्छे लग गए या TV पे ऐड चले कि नहीं. वो तो करना ही है, बट साथ साथ आप देख रहे हैं कि सेल कैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, फैक्ट्री कैसे चल रही है, फैक्ट्री
फैक्ट्री में लाइन लगानी है कि नहीं लगानी. So you're like a mini CEO of that product. हाँ, that's what excited me because I mean शायद टेलेनॉर इदारा ज़्यादा प्रोलिफिक था, यंग था, लेकिन जिम्मेदारी सारी मेरे पास नहीं थी. तो मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता था ना, बिकॉज आई वांटेड कि अल्टीमेटली मैंने कंपनी या कंपनीज चलानी है, तो मुझे वो सीखना है और घुसना है डिटेल में. सो आई थिंक नेस्ले ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी और मैंने दोनों हाथों से पकड़ी. Zabardast. How long were you there for? I was there for a year, almost exactly a year. Acha. And how was Milo? I was working with Milo. Very exciting. Such a लगता है अपने बच्चे की तरह लगता है Milo. It's just वही आपने जैसे बोला कि बचपन से पीते आ रहे हैं. बिल्कुल. No competition there. I mean आपको बेहतर पता होगा, but as a consumer, as a fan, I would say there's no competition there. मैंने कभी उनके ads नहीं देखे, मैंने कहीं कोई poster नहीं देखा, मैंने बस तब भी Milo ही पिया. I think competition से the reasoning is different because जारी बात है, हर इदारे के अपने वसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं. But I think मेरे लिए सबसे exciting बात ये थी कि ये बच्चों के साथ काम करना था. तो मैं जब शुरू में आया, मुझे याद है कि मुझे मार्केट विजिट पे गया, तो मैंने एक स्कूल में गया और मैंने उनसे कहा कि ये जो आप बेवरेजेस यहाँ बिक रहे हैं, इनको हटा के माइलो रखने, ये बहुत हेल्दी है. तो मुझे बड़ा अच्छा सवाल मिला उससे, प्रिंसिपल का. मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं कि हेल्दी है? एंड आई डिडंट हैव अ गुड आंसर एट दैट टाइम. सो आई सेड आई विल गो बैक एंड चेक. एंड आई थिंक व्हेन आई वेंट बैक, तो आई स्पोक टू माई सीनियर्स, आई स्पोक टू पीपल इन द फूड डेवलपमेंट साइड, ऑल दैट. एंड आई रियलाइज़ कि हम इसको बहुत हेल्दी बना सकते हैं. तो एक्चुअली नेस्ले पाकिस्तान वाज द थर्ड मार्केट इन द वर्ल्ड जिसने इसके अंदर से जो कमर्शियल शुगर है वो निकाल के नेचुरल शुगर को रिप्लेस किया. अच्छा. एंड थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू दैट. सो ये नेस्ले पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि देयर एक्चुअली इज़ अ हेल्दियर ड्रिंक फॉर चिल्ड्रन एट दैट टाइम. एंड तो देन आई हैड अ गुड आंसर. And I think I was enabled and empowered by the management who was senior to me. I mean, I was only one layer below the CEO at that time, and my boss was very, innovative in his thinking. So he said कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से we do something beyond just selling a product, right? So we came up with this Champions of Tomorrow program. I don't know, you might have seen that on कार्टन के साइड पे नज़र आता है ना आपको. तो वो उस ज़माने की सोच है कि पढ़ाई पे तो बहुत फोकस है, बट खेल पे हमारे मुल्क में बहुत कम फोकस है, स्पेशली यंग एज पे. तो हम लोगों ने सोचा कि हम कोई तकरीबन 300 स्कूलों में जाएंगे और वहाँ पे एक दिन कुछ नहीं होगा सिवाय खेल के, और हम बच्चों को भी और वालिदैन को समझाएंगे कि खेल भी ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट किताबी पढ़ाई, तो एक दिन तो दे सकते हैं. And that resonated really well. I think when we did that, kids not only appreciated it, schools appreciated it, parents appreciated it. And वहाँ से sort of with limited resources, we were able to build a connection with consumers, with parents. तो मुझे याद है मेरे नेबर्स भी कहते थे कि कार्टून मिल जाएगा ना. लाइक मैं नहीं दे सकता, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट इट मीन्स के द ब्रांड इज रेजोनेटिंग विद पीपल. सो आई थिंक इट वाज आल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू वर्क देयर एंड लर्न about how to build things for improving our community. And it's not about just selling a product, it's about how do we add value to our country, our community with great products, but at the same time what's the value that you bring to people's lives. And so 1 year into it, what was the reason for leaving? So my wife and my co-founder Edkasa, she's also a LUMS graduate undergrad, and she was fortunate enough to get a Fulbright scholarship to study public policy at Carnegie Mellon. तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर आपको ये मिल गई तो मैं सब छोड़ के आपके साथ जाऊँगा. 1 साल 2 साल हुआ था शादी को, तो we were in that phase के हर चीज़ मिल के कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, ऑल्दो अभी तक हैं, बट so it's very interesting. मैं थोड़ा सा यहाँ से सेगवे लूँगा, because पाकिस्तान में इवन टिल डेट मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि फाइनेंशियल independence and financial empowerment. So my wife recently she has a platform, women led Happy Chirp के नाम से. She has a podcast as well. उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक पोस्ट डाली पिछले दिनों अबाउट हाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बड़ी ज़रूरी है ख़वातीन के लिए. और उसके अंदर जो है वो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी स्किल्स और अपने शऊर को इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करके हेल्प द फैमिली. एंड इट्स नॉट जस्ट योर हस्बैंड्स रिस्पॉन्स, सो इन अ वेरी न्यूट्रल वे. वरना यू हैव दिस पोलर ऑपोजिट्स के हम अपनी इंडिपेंडेंस लेंगे, सब घर बैठ जाएं. तो बड़ा दरमियान का रास्ता था कि द मैन ऑफ द हाउस इज़ अर्निंग एज वेल, बट in the modern economy और आजकल के जो हालात हैं, double income is fast becoming a necessity rather than a luxury at this point in time. And if you have the capacity, why not? So very sort of neutral message blew up. Normally post के ऊपर मेरा ख्याल है 400 likes आते हैं, इस post के ऊपर 12-15 हज़ार likes थे. Was roaming around on socials. अच्छा, one day into it उसके ऊपर फिर फड्डे स्टार्ट होना शुरू हो गए.
right? And I was, because मुझे consumer behavior on digital में, that's something जो कि that drives me, that wakes me up in the morning. And so I'm all about why are people A, consuming it, and B, commenting on it, and why are they saying what they're saying. And so I started finding these tons of these men coming in and having this like hatred. और मुझे समझ नहीं आया कि क्या वजह है, but it was just like, नहीं, financial independence तो अस्तगफिरुल्लाह types. Day 2, Day 3 में वो फड्डे तो हो ही रहे थे. प्लेटफॉर्म था, हम तो प्रोटेक्टेड थे कि एक प्लेटफॉर्म है, बोल गया जो भी whatever. थर्ड डे पे जाकर वो DMs आना शुरू हो गए, और DMs में गालियाँ आना शुरू हो गई. तुम सारे के सारे टूट एंड माई वाइफ लाइक शी शोड मी, लाइक दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड मैं सर को जा रहा था कि यार ये एक पोस्ट है स्टैंडर्ड, आप उसको पढ़ेंगे, आप कहेंगे इस पर कोई क्यों, ये तो इतनी आदि है, इस पर तो लाइक भी कोई क्यों करेगा, सादी सी पोस्ट. पर इट रियली फैसिनेटेड मी कि, और ये पाकिस्तान का खास, साउथ एशिया का खास प्रॉब्लम है. आप थोड़ा सा ईस्ट पे चले जाएँ तो पूरा पैसिफिक एशिया नौकरियाँ कर रहा है, कोई टेंशन नहीं. आप वेस्ट पे जाते हैं, वहाँ पर भी नॉर्मल सिचुएशन है. आप मुस्लिम इंडोनेशिया चले जाएँ, मुस्लिम मलेशिया चले जाएँ, मज़े में वो लोग. बट पाकिस्तान में ख़ास वो है. अच्छा, बड़ा कॉन्टेक्स्ट देने का वो मकसद ये था कि इसमें मैं इस पर अब लेकर आता हूँ कि आपने एक ऐसी चीज़ की जो कि सोसाइटी, अंकल कहते हैं कि अरे अपना करियर ख़राब कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, क्या कर रहे हो, because you've talked about this multiple times. You said I'm this shark essentially. I'm post LUMS MBA. I'd leave the Easypaisa because I want to achieve my 10-year goals in 2 years. And so suddenly now you're beginning to aimlessly leaving a position कि यार मैंने अपनी बेगम से वादा किया था एंड आई एम गोइंग टू सपोर्ट हर गोल्स एसेंशियली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपने सपोर्ट किया. आप ये भी कह सकते थे कि यार ठीक है, यू गो एंड आई विल फिगर आउट, मेरा करियर अपना भी है. दिस इज यू बीइंग सपोर्टिव कि लिसन, यू गो एंड यू डू दिस एंड आई विल फिगर इट आउट. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैड अ टेनेंट जहाँ स्पेस में हम हैं, तो इस बारे में इसमें एक वो रह रहे होते थे. ही ऑल्सो वाज वर्किंग एट टेलेनोर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. अच्छा. हिज वाइफ वाज वर्कड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, IFC, वर्ल्ड बैंक का. तो उनका भी यही हुआ था कि शी गॉट अ जॉब इन जिनीवा एंड ही क्विट हिज जॉब, वेरी हाई हेड ऑफ सेल्स आई थिंक वो, एंड ही लेफ्ट फॉर दैट. इवेंचुअली ही डिड एन MBA फ्रॉम वन ऑफ द टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड, उधर ही स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में कहीं पे. एंड ही डिड, दैट्स व्हाट ही डिड कि ही फॉलोड हिज वाइफ, सपोर्टेड हर बिकॉज दे हैड किड्स एज वेल, उनका भी ख्याल रखना था. एंड इवेंचुअली जो करियर उनका स्विच हुआ वाज अनप्रेसिडेंटेड, जिस तरीके से आप गए और इवेंचुअली हार्वर्ड. So tell me a little bit about this thought process and why was it so important to support your wife at the time? Look, I think थोड़ा सा मैं segue ले रहा हूँ, but I think बड़ा important है. बहुत ज़रूरी segue है, I think. So I think बहुत सी वजूहात हैं, but I'll single out a few, right? तो एक तो history, right? So my wife and I, Anam and I, come from families where जहाँ पे हमने ख़वातीन को सिर्फ काम करते नहीं देखा बट लीडरशिप रोल्स में देखा. सो मेरी वालदा फ़ौज में मेजर थी, जब मेरे वालिद भी फ़ौज में मेजर थे. वो भी डॉक्टर थी, वो AMC के पहले बैच से थे और वो AMC के सेकंड बैच से थी. तो मैंने कभी अपनी वालदा को या अपने वालिद को एक दूसरे के साथ compete actually करते देखा है, because they were both very studious and competitive sort of doctors, but and जो मेरे वालिद को जानते हैं वो he's an A-type personality, अगर आप कह सकते हैं ना, हर चीज़ में perfection. तो not easy for the kids, but definitely an asset to any organization that he's part of. तो so मैंने कभी अपनी वालदा को मेहनत कम करते नहीं देखा अपने वालिद से. And I think the same goes for Anam, my wife. Her family is a business family, but it's always been her mother and father together in trying to achieve things. They built a lot of things from zero working together. So हम दोनों के पास एक पेडिग्री थी. अगर आप उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो my दादी was an orphan at 13. अच्छा. In 1913. Oh wow. आप सोचें. तो and she had to raise 5 brothers. Younger brothers. And she raised them well because one of them, the one younger to her, became the first president of Pakistan Income Tax Tribunal. Achha. The one after that became chief of naval staff and martial law administrator of West Pakistan. Wow. The one after that became an admiral also in the Navy. The one after that became a senior person in Bata, and so on and so forth. So she did well, right? Yeah. As a woman. And she raised 2 sons, both doctors, their wives doctors, both served in uniform. Are respected by peers and patients alike. So
she was the matriarch of the family, right? So and similarly on Anam's side, her family was similar. So हमने कभी औरतों को अपनी ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंस में मर्दों से कम मेहनत करते हुए या अचीव कम करते हुए नहीं देखा. एंड हमारे मुल्क की औरतें किसी से कम नहीं हैं. तो अपॉर्चुनिटी की देने वाले हम कौन होते हैं? बात तो ये अपॉर्चुनिटी तो खुद बनाई ना. इन अनम्स केस उसने स्कॉलरशिप खुद ली. मैंने तो नहीं दी उसको स्कॉलरशिप, मैं तो कर ही नहीं सकता था अपनी छोटी सी तनख्वाह पे उसको इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में थी मेरी बीवी. बट शी गॉट दैट स्कॉलरशिप, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्कॉलरशिप आई वॉज फोर्स्ड इनटू थिंकिंग अबाउट माई गोल्स एंड माई प्रायोरिटीज़. I think we were better off because of that, because I would have maybe not had the guts to take up such a risk unless my wife had achieved that. So I think I don't judge people के उनका फैसले क्या हैं, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से फैसला करता है. लेकिन मेरे ख्याल से मेरी फैमिली में या मेरे सामने जो मेरी ज़िंदगी में औरतें आई हैं, दे आर स्टेलर. एंड जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. और वो ऐसा नहीं था कि अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को या चीज़ों को निगलेक्ट करके करती हैं. वो सब साथ था. सो यू नो लाइक मेरी दादी या मेरी वालदा या इवन माय वाइफ, आई थिंक वो सब चीज़ों के साथ मिल के भी मेरे साथ एक इदारा चला रही हैं. हमारे बच्चों का ख्याल करना, उनकी पढ़ाई का ख्याल करना, खाना पीने का, एवरीथिंग. तो आई थिंक हमें कुछ तो उनके एहसान को मानना चाहिए. थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि शायद जो हम कर रहे हैं उनकी भी एक कंट्रीब्यूशन है इन द फैमिली, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. सो मैंने तो यही देखा, ठीक है ना. और मैं अपने देखे पे कह सकता हूँ, लेकिन हर इंसान का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो सकता है. अंडरस्टैंडली. सो यू वेंट टू द यूएस. उस वक्त आपने अप्लाई कर दिया हुआ था हार्वर्ड में, या आप वहाँ पहुँच कर आपने सोचा कि अब फारिग बैठा हूँ क्या करूँ? नहीं, ऐसा नहीं था. आई एक्चुअली वेंट बिफोर आनम. सो माई प्रोग्राम रिक्वायर्ड कि आई हैड टू कम एंड फिनिश 3 courses एंड स्कोर 3.7 or above to stay in that program. So I actually went and मेरी छोटी मोटी जमा पूंजी थी. असला अगर ये उड़ गई सारी यहाँ पे और 3.7 नहीं आया तो मैं तो गया. हुआ क्या था? अप्लाई किस तरह? Like how did you decide? Like how? And you did a very interesting program. What was it called? So it's called an ALM. It's done through the School of Continuing Education. So it's generally done for people who are living in Boston or can access Harvard campus. And वो पार्ट टाइम में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. तो उसके लिए वो 5 साल देते हैं. मेरे पास 2 साल थे वो करने के लिए. तो उसका सिर्फ तरीक़ेकार अप्लाई करने का ये है कि आपको एक्चुअली एक एप्लीकेशन तो डाल दें, लेकिन उस एप्लीकेशन को मानते नहीं हैं. तो वो कहते हैं आप आएँ, आप 3 कोर्स मुकम्मल करें जो हमारे फंडामेंटल हैं. उसमें अगर आपकी सर्टन GPA होगी तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इनटू अ मास्टर्स प्रोग्राम. अगर नहीं होगी तो अल्लाह हाफ़िज़. तो बिकॉज अनम ने अगस्त में ज्वाइन करना था अपने कॉलेज को, तो मैं एक्चुअली. और वो कॉलेज किस जगह पे था? वो था शहर कॉलेज पिट्सबर्ग. तो वो तकरीबन 14 घंटे दूर था बाय बस, क्योंकि मैं बाय बस जाता था. तो मैंने एक्चुअली मैं उनसे 3 महीने पहले गया, और वो मैंने समर में 3 कोर्स लिए, और मैंने कोशिश की कि उसमें नंबर लाऊं कि मुझे वो दाखिला मिल जाए. तो वो मिल गया. एंड देन आई केम बैक क्योंकि आई हैड टू रीअप्लाई फॉर अ डिफरेंट वीज़ा. डिड दैट एंड फिर आई वेंट बैक एंड आई कंटिन्यूड दैट प्रोग्राम. तो जनरली इट्स मेड फॉर पीपल जो ओवर टाइम कर सकें, मिड करियर प्रोफेशनल्स होते हैं. बट इट्स अ मास्टर्स डिग्री दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गिव्स यू इफ यू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स. एंड डिड यू सेल्फ फंड इट? Yes. You know, I had support from the family, but I had a little bit of saving. जो इतने साल कॉर्पोरेट में काम किया, कुछ पैसे बचाए कहीं तो लगाने थे. तो this was a worthy cause. ज़बरदस्त. Tell me about the program. So it's behavioral economics. नहीं, behavioral. So मेरा इंटरेस्ट था behavioral finance, right? So इसमें इंटरेस्टिंग इस प्रोग्राम ये था कि इसमें 2 ट्रैक्स हैं. एक जनरल मैनेजमेंट है, क्योंकि मैंने MBA किया हुआ था, मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था. एक है प्योर फाइनेंस, राइट? आप फाइनेंस पढ़ें. और मेरा उसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट था कि मैं बिहेवियरल फाइनेंस को समझूँ. सम ऑफ द लीडिंग नेम्स in that were teaching at Harvard. So I felt कि अगर मैं उसके आसपास भी आ जाऊँगा तो बहुत सीखने को मिलेगा. And because it's a program that allows for flexibility कि आप different schools जो हैं हार्वर्ड के, उसमें कोर्सेज ले सकते हैं या उनसे पढ़ सकते हैं या उनकी एक्सेस कर सकते हैं. तो मेरे पास बहुत वाइडर रेंज थी देन से फोकस प्रोग्राम इन द बिजनेस स्कूल, राइट? लेकिन बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक ही मास्टर्स का प्रोग्राम है बिजनेस स्कूल में ले ली, विच इज़ द MBA. तो दिस वाज समथिंग डिफरेंट. इट वाज मोर फ्लेक्सिबल एंड बिकॉज इट वाज माई सेकेंड मास्टर्स, तो मैं ज़्यादा एक्सपर्टीज़ या सीखने में इंटरेस्टेड था दैन यू नो कि एक ठप्पा लगाने के लिए कि जी A+ मिल गया, डिग्री मिल गई. सो इसलिए मैंने वहाँ पे बहुत शौक से पढ़ा और पढ़ाया भी. दिस इज़ समथिंग वेयर आई गॉट इनटू टीचिंग व्हाइल आई वाज देयर, बिकॉज आई मीन
इट वाज टोटली बाय लक. बट मैं अक्सर अपनी वाइफ को जब विज़िट करने जाता था तो जोक होता था वहाँ पे कि हार्वर्ड स्टूडेंट आईडी इज़ वर्थ मोर एज यू गेट फर्दर अवे फ्रॉम कैम्ब्रिज. सो वो हम आपस में हंसते थे. तो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू हर सिटी तो वहाँ पे हम नादिर शादिर ही होते थे. तो हम किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, डिस्काउंट मांगें स्टूडेंट का, या किसी म्यूजियम में जाएँ, तो वो 5 मिनट तो मेरे कार्ड को ही देखते रहते थे कि आर यू फॉर रियल, लाइक तुम यहाँ इस शहर में आए हुए हो. और मेरी वाइफ कहती थी कि भाई मैं यहाँ के शहर की टॉप यूनिवर्सिटी में Carnegie Mellon is like it's a pretty hard school to be in, right? So but यही कहती थी कि वो कहते नहीं आपको फ्री मिल जाएगा, I know you are from our best university, but यार ये मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी वैल्यू क्या है. तो मैं जब जाता था वहाँ पे तो मैं अक्सर वीकेंड पे लाइब्रेरी में बैठा होता था, अनम अपना पढ़ रही थी. तो मैंने वहाँ पे लोगों के मैंने कहा कि किसी को फाइनेंस पढ़नी है, किसी को मार्केटिंग पढ़नी है, तो आ जाओ मेरे पास, मैं समझा दूंगा. मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मैं आई विल गेट अ फॉलोइंग. एंड ख़ासतौर पे सेमेस्टर के एंड में जब एग्ज़ाम सर पे हों तो वहाँ लाइन लग जाए कि जी मुझे ये पढ़ा दें, मुझे वो पढ़ा दें. एंड हम लाइक आपने ये क्या शुगर लगा लिया. मैंने कहा भाई आई मीन मैं आया हूँ तो मेरे पास टाइम, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो किसी को समझा सकता हूँ तो क्या जाता है. तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गया. एंड जब स्टार्ट बिकमिंग पॉपुलर तो आई फेल्ट कि यार यू नो एट वेरी लीस्ट आई कुड टेल पीपल. पहली बात है वहाँ लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान से कोई आके, तो मैं हंस के उनको कहता था जब उनके पेपर में नंबर अच्छा आ जाते थे कि आपको एक पाकिस्तानी ने पढ़ाया है, ठीक है. बस ये याद रखना, ठीक है ना. तो इट वाज अ नाइस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स दैट आई वाज डेवलपिंग देयर, एंड आई फेल्ट प्राउड एज अ पाकिस्तानी कि आई वाज एबल टू ऐड टू अ कम्युनिटी जहाँ मैं पढ़ने आया हूँ लेकिन मैं यहाँ लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ. तो सो इट दैट्स काइंड ऑफ वेयर द आइडिया स्टार्ट स्टिकिंग इन माई हेड कि यार अगर मेरा जैसा एक बंदा पढ़ा सकता है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, व्हाई कांट वी बिल्ड समथिंग मोर स्केलेबल around this thought, right? So that's how kind of this cog start ticking. And Anam to पढ़ ही रही थी education policy, she was very interested, always a passionate person about education reform. So तो हमारी conversations उस तरफ जाना शुरू हो गई वहाँ पे, and one thing started leading to another. And that's how Edkasa started essentially. Did it start from the US or did you guys come back and then decide to? So मैं वहाँ ऐसे शौक में पढ़ाता था और साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था. हमने फैसला तो किया था कि हम वापस आएंगे because अनम की Fulbright scholarship थी. She wanted to come back, I also wanted to come back, we had family here. एंड फौजी फैमिली से थे तो याद ज़रूर दिलाया जाता था कि आपकी एक जिम्मेदारी भी है अपने मुल्क की तरफ. तो वो DNA में है, सो कुछ कर नहीं सकते. So we had decided that we will come back to Pakistan. We had a 3-month-old. I remember when we came back to Pakistan, we had a child. Really? Yeah. हमारा बेटा भी वहाँ पैदा हो गया था. Oh wow! Having a kid and studying and so imagine what Anam had got through. So I remember she used to take in Boston अपनी internship के लिए 2 subways and a bus to go and help. Or she was doing an internship at a small town called Chelsea outside of Boston. Right. It's an immigrant community. वहाँ पे जनरली illegal immigrants के बच्चे होते हैं. तो she was working with an organization that was helping बड़े lowly funded schools को वहाँ पे on teacher training as part of her internship program. So I would be scared to death because I was like, yeah, you are expecting and you're going to do this. But her passion for education was like, yeah, I'll handle it. So ये आप जब चीज़ें देखते हैं ना तो आपको पता है कि यार एक हम हैं और हमारी औरतें भी किसी से कम नहीं हैं, राइट. So yes, it was challenging, but we wanted to learn. हम सीखने गए थे, वहाँ पढ़ने गए थे. एंड वहाँ पे यही बात होती थी कि जो अनम और मैं देखते थे कि यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी सब लोगों के पास तालीम की रसाई उसी तरह है जिस तरह हमारे पास थी जब हम पाकिस्तान में थे. लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं यहाँ चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, कुछ करने के लिए. हमारे मुल्क में कौन कर रहा है? And when we saw things like the index for technical contribution to the knowledge economy, Pakistan is non-existent. Like in the future, if Pakistan doesn't exist, it makes no difference to the world. इतनी हमारी छोटी contribution है in the future knowledge economy of the world. So it used to scare us, right? Like हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. And this is the 6th largest country in the world, essentially. 6th largest, one of the largest. Running to the 5th largest very soon. Yeah, and 2/3 is under the age of 30. I'm an old guy in this country, and people are not able to get to a high school, right? Yeah. Like, so we are raising a nation of middle schoolers. Yeah. वो भी barely, right? So ये उनकी गलती नहीं है, ये हम जैसों की है, क्योंकि जो हमें तौफीक मिली है, हमें कुछ करना है ना. तो सो आई थिंक इस सोच के साथ हमने सोचा कि विल गो बैक. तालीम तो कोई हमसे छीन नहीं सकता हमारी, तो हम कुछ करेंगे उसके लिए. फेल हो गए क्या होगा, 10,000 कम की नौकरी मिल जाएगी. लेकिन कामयाब हो गए तो विल चेंज ए नेशन. Right. So उस सोच के साथ we came back.
And what's the thought behind Edkasa? So what is it? What does it do? What do you guys do? So बज़ाहिर तो हम एक EdTech हैं, राइट? लाइक आप जो नहीं जानते EdTech को हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम की रसाई आसान बनाते हैं. बट द वाई इज़ रियली इंपॉर्टेंट. हम कर क्यों रहे हैं? सो लाइक आई मेंशन कि एक हिस्ट्री है हमारी फैमिलीज़ की, हमारे बड़ों की, कि हमने पाकिस्तान की जो 47 से आज तक में एक हिस्सा डाला है. सो जब कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही होती है ना, तो तकलीफ़ होती है, राइट? लाइक दैट्स समथिंग दैट मुश्किल है बर्दाश्त करना. तो बात करना तो उसके लिए जब वसाइल ना हो या आपके साथ आता ना हो कि कैसे कर सकते हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, ड्राइंग रूम में बहस हो सकती है. बट जब हम सीखने लगे कि इसके लिए कुछ किया कैसे जा सकता है, सो देन वी सेड कि लेट्स पुट द कॉन्वर्सेशंस ऑन द बैक बर्नर एंड लेट्स पुट आवर एफर्ट इनटू आवर माउथ. तो उस सोच के साथ जब हम वापस आए, तो Anam and I felt कि Anam initially obviously was concerned about the family, कि we're a young family, हम कैसे करेंगे. Especially when you have a kid, like you take your risks and your it was a big risk. वो आप अकेले ले लेते हैं, लेकिन जब बच्चे का होता है तो आपको कॉन्स्टेंटली होता है कि यार मुझे एक बनी बनाई तनख्वाह चाहिए, स्कूल भेजना है, 10 जिम्मेदारी है. आई मीन अब तो डायपर्स भी सस्ते नहीं हैं, तो वो भी इम्पोर्टेड ही आते हैं पाकिस्तान में. तो आई मीन आई वाज गिवन अ डेडलाइन, राइट? आप 1 साल है, कुछ करना है तो कर लें इसमें, अदरवाइज बैक टू स्क्वायर वन, राइट? एंड आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज माई पेरेंट्स एंड पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. दे सेड कि लुक, यू गाइज आर थिंकिंग बिग, डोंट वरी, राइट? लाइक क्या होगा, घर पे छत तो है ना, खाना टेबल पे है, 5 साल पुरानी गाड़ी 10 साल पुरानी गाड़ी हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, राइट? लाइक यू वोंट लूज एनीथिंग, यू आर इन दैट जोन, बट back yourself, right? And I think that was a big support for Anam and I. And so initially it was seemingly impossible, because जब हम आए थे 2016 में तो कोई VC फंड टाइप चीज़ें नहीं थी. अर्ली एंजल्स होते थे, वो भी अजीबो गरीब बातें करते थे, तो इन इकोसिस्टम नहीं था. बट वी वेंट बैक टू आवर आल्मा माटर LUMS. हमने कहा चलो ये कंफर्ट जोन है, यहीं चलते हैं वापस. उस ज़माने में एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप होता था, हम वहाँ गए, हमने दरवाज़ा खोला. जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं वो वापस मेंटली आप स्टूडेंट बन जाते हैं जब अपने यूनिवर्सिटी जाते हैं. तो मैंने कहा भाई यहाँ पे हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, एंड थोड़ा बहुत आता है बिजनेस और फाइनेंस और ये चीज़ें, तो लेकिन वी डोंट हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान में कैसे होगा. तो पीपल वर सपोर्टिव, राइट? लाइक दे गेव अस द अपॉर्चुनिटी, द प्लेस टू पुट अ फुट ऑन द ग्राउंड. एंड वंस अगेन हियर्स वेयर नेटवर्क कम्स इन टू प्ले, राइट? बिकॉज हम LUMS में थे, हमें शुरू की जो मुलाकातें हुई लोगों से जो स्पेस में मैटर करते थे, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ नज़र आई बट मटीरियलाइज होने लगी. सो दैट्स हाउ वी गॉट ऑफ द ग्राउंड. एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन व्हाट वी आर डूइंग. शुरू में एक साल तो हमने ये सुना कि आप वापस चले जाएंगे. हम कह के थक गए, हम नहीं जाएंगे. हमने कहा हो ही नहीं सकता, आप क्या ये काम लेके बैठ गए. बट आई थिंक 1 साल के बाद पीपल सॉ दैट वी आर हियर फॉर रियल, सो वी आर गोना डू दिस. And then one thing led to another, and scale started happening. So and what were you doing at the time? I mean, I'm trying to understand the product in itself. Sure. Right. So what was the product? So शुरू में बहुत सिंपल सी प्रोडक्ट थी. हमने कहा कि भाई हम लोगों के पास अच्छे असातिज़ा की रसाई नहीं, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, पैसे हैं नहीं, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस है नहीं. तो हमने पहले कहा कि पहले तो समझते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है, किसी को चाहिए भी है ये जो हम सोच रहे हैं कि ज़रूरत है इसकी. सो वी वेंट टू अबाउट 800 डिफरेंट हाउस होल्ड्स अक्रॉस पाकिस्तान, राइट? लाइक डिफरेंट शहरों में, गाँव में. अनम में हमारे उस वक्त एक थर्ड को फाउंडर होते थे, सुहेल, ब्रिलियंट मैन, MIT, कैलटेक, जॉर्जिया टेक, जो आपके सुपर केमिकल इंजीनियर, आई मीन लाइक सुपर स्मार्ट गाय. तो हम तीनों को एक ही प्रॉब्लम था कि हमें तो मिल गया सबको. ये वो सो हैदराबाद सिंध. लोग, हाँ, सो आप सोचें कि लोग कहें कि यार छोटे शहर से हैदराबाद सिंध, MIT, कैलटेक, जॉर्जिया टेक, व्हाट you can't. The guy is like super smart, right? So what does he do now, by the way? So he's in the US. He's still part of the company, but he got a full scholarship to study international business at यूनिवर्सिटी इन बॉस्टन. तो हमने कहा कि तुम्हें रोकेंगे. उस वक्त हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बहुत स्लो चीज़ें चल रही थी. हमने कहा यार तू जा, लेकिन जब कुछ बनेगा तो we'll obviously gain together. So he's still a shareholder in the business, and we'll 3 years he gave his best, and he still is a strong I think moral compass for us. I mean, we're going to get stuck, we always give him a call कि यार इस तरह सोच रहे हैं, तू क्या सोच रहा है, right? Like so I think अच्छे लोग हैं, and he was not a relation. We met at an alumni dinner of Ivy League schools. और वहाँ पे हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि यार इनको हम जो गाइड कर रहे हैं इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वहाँ कितना मुश्किल होगा, और ये वापस आएगा ही कोई नहीं, एंड दैट्स द अलमिया हमारे मुल्क का. हम तो आ गए हैं लेकिन इनमें से कोई नहीं आएगा वापस. So anyways, long story short, so that's how we first started to understand कि
हम कर क्या सकते हैं, राइट? एक तो चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो अनगिनत है लाइक यू सेड, लेकिन हम कर क्या सकते हैं जिससे कोई मानी खेज फ़र्क पड़े. तो द विजिबल थिंग वाज कि यार स्कूल बन जाता है, उसके अंदर कुर्सियाँ मेज़ लग जाती हैं, लेकिन जो वहाँ पढ़ाने वाला है वो एक सतह के लोग नहीं हैं, राइट? लाइक आप अगर HSN कॉलेज या एक गवर्नमेंट स्कूल इन मुजफ्फरगढ़ को कंपेयर करें तो डिफरेंस बिल्डिंग में शायद कोई इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपोजर, उनकी एबिलिटी टू ट्रांसफ़र दैट नॉलेज बहुत फ़र्क है. एंड वो ऐसी चीज़ है कि आप रातों रात नहीं बदल. आप बिल्डिंग बना सकते हैं, वसाइल हो, आपकी 1 साल में बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन एक अच्छे उस्ताद को बनाने में कितने साल लगते हैं? उसकी सिर्फ डिग्रियाँ ही पूरे करने में 20-22 साल तो लग ही जाते हैं, ठीक है? उसके बाद उसका एक्सपीरियंस, ग्रेट टीचर, राइट? सो क्या हम 25 साल इंतज़ार कर सकते हैं? क्या साथी होंगे हमारे बच्चों के पास? बिकॉज लाइक वी टॉक्ड अर्लियर, अगर 2/3 इस मुल्क के लोग अंडर द एज ऑफ 13 को स्किल्स नहीं चाहिए, उनका एक दिन भी जब ज़ाया होता है, सो लुक हाउ फार बिहाइंड वी आर गोइंग, राइट? सो वी डोंट हैव 70 years टू वेट. जहाँ भी पहुँचे हैं 75 years में, आई मीन नॉट डिस्क्रेडिटिंग द एफर्ट दैट हैज़ बीन पुट देयर, बट वी आर मिसिंग इट बाय अ लॉन्ग शॉट. तो एक इससे हमारी कहते हैं ना रातों की नींदें हराम हो रही थी कि यार ये ठीक नहीं है, राइट? लाइक दिस इज़ नॉट किसी की गलती, दिस इज़ बट किसी को तो कुछ करना है इसके लिए. सब कर रहे हैं, इदारे कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं अपनी लिमिटेशंस के अंदर, बट एज अ शहरी लाइक अगर मैं कुछ कर सकता हूँ मैं क्यों ना करूँ, राइट? सो उस सोच के साथ ना प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो दैट्स व्हाट वी हैड बीन रेज्ड टू डू. सो वी स्टार्ट लुकिंग एट कि हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, एंड वी रियलाइज कि हम एक अच्छे टीचर को आज की दुनिया में एक स्टूडेंट के सामने ला सकते हैं, एंड दैट इज़ थ्रू टेक्नोलॉजी. बिकॉज उस ज़माने में यूट्यूब बहुत रुझान में बढ़ रहा था उसका. सो वी सेड कि अच्छा यार हम बड़ा सिंपल सा एक इंटरवेंशन करेंगे, हम स्कूलों के पास जाएंगे जहाँ कोई टीचर ही नहीं है, ठीक है? उनको उनको कहेंगे यार आपको एक एंड्रॉयड प्रोजेक्टर देते हैं, ये 30-35 हज़ार रुपये का, इसकी आप स्क्रीन पे लगा लें, हम फेसबुक लाइव से आपको रोज़ाना पढ़ाएंगे. सुबह जैसे स्कूल से पढ़ाते हैं, हमारे 5 टीचर हमारे हेड ऑफिस से पढ़ाएंगे, और आपको कोई सवाल हो आप व्हाट्सएप करते हैं, क्लास से एक बंदा खड़ा कर दें जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन उसके हाथ में फ़ोन चलाना आता हो, जो सवाल होंगे तस्वीर भेज दो, वॉइस नोट भेज दो, जो भी भेज दो, हमारी टीचर्स का जवाब दे देगी. और ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एसेंशियली, या ये एनी स्कूल? सो वी वर्कड विद नॉन प्रॉफिट्स इनिशियली, जिनके पास प्रॉब्लम ये था कि टीचर ठहरते नहीं थे या उनको फंड्स की लिमिटेशन थी. सर कि अच्छा आपका जो भी प्रॉब्लम एरिया है वी विल स्टार्ट विद दैट, एंड वी जस्ट वांटेड टू सी कि इफ दिस रेजोनेट्स, राइट? किसी को फ़ायदा भी हो रहा है हमारे इस काम का. सो हमने ये शुरू किया, एंड 1 साल में 40 स्कूल साइंड अप, एंड दे वर नॉट साइनिंग अप फॉर फ्री. हम ये मुफ्त में नहीं पढ़ा रहे थे, हम उस वक्त 15,000 रुपये महीने का चार्ज कर रहे थे. अच्छा, पर क्लास, एंड दे वर पेइंग, ठीक है? सो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि जो हम कर रहे हैं ना, ये एक रियल वैल्यू ऐड करता है. ये ऐसे नहीं है कि बस आप खिदमत खल्क कर रहे हैं और अच्छा है या बुरा चलता है. कोई अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देता जब तक उसको वैल्यू ना मिले. सो दैट वाज द फर्स्ट इंक्लिनेशन वी हैड कि वी आर डूइंग समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली वैल्यूएबल टू पीपल. एंड द प्रॉब्लम विद इट वॉज कि 40 स्कूल पाकिस्तान में 600 स्टूडेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, राइट? तो प्रॉब्लम जितना मतलब वही स्केल की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार हम निकले हैं पूरे मुल्क की यूथ को बदलने के लिए, तो अनलेस दैट 600 इज लाइक 600,000 और even 600,000 is a small number, my friend. So like तो फिर that problem started striking in that. तो फिर हम एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम था, स्प्रिंग एक्सेलरेटर, हम उसमें गए. वहाँ पे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और काबिल लोग हमें मिले, एंड उन्होंने बड़े अच्छे सवाल पूछे. उन्होंने कहा देखो तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन बच्चों को पाकिस्तान के पढ़ा सकते हैं जिससे वो अपने लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं. अचीवमेंट का बार क्या है? एग्ज़ाम के नंबर. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ टुडे. तो एग्ज़ाम के जो नंबर हैं वो प्रूव करते हैं कि समझ आई कि नहीं आई, आप कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे. सही हो गलत है वो अलग बड़ी बहस है वो, लेकिन अभी तो यही रियलिटी है, राइट? तो इज़ लाइक तो हाउ कैन यू बी देयर विद नो रिसोर्सेज? तो उसका मुझे याद है नंबर में बैठे थे, एक ही हल है कि हम यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं. सो हमने एक इंटरनल गोल रखा कि अगर हमें 1 साल में 50,000 सब्सक्राइबर हो गए तो इसका मतलब है ठीक जा रहे हैं. और उनका हमारे लिए जो छोटी मोटी में चीज़ें चाहिए, जैसा कैमरे हैं या ट्राईपॉड्स हैं, वो स्प्रिंग एक्सेलरेटर ने कहा कि यार आपको हम दे देते हैं, आप स्टार्ट करें, आप पढ़ाएं. तो हमने कोई तकरीबन 8-9 महीने में कोई 1,000 लेक्चर बनाए जो कवर्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम जो है हमारे खास तौर पे FSC या साइंस का को उसके असातिज़ा मुश्किल से मिलते हैं. एंड वी सेड कि लेट्स पुट इट ऑन यूट्यूब एंड सी व्हाट हैपेंस. 50,000 सब्सक्राइबर्स वाज़ नॉट अ प्रॉब्लम.
right? And we were getting about 100,000 unique viewers coming every month watching our content. और YouTube पे दुनिया जहाँ की चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे मज़े की बात ये थी कि हमारे हमसाए मुल्क जहाँ दुनिया जहाँ की एडटेक्स हैं, डेकाकॉन्स हैं, 20-20 बिलियन डॉलर की कंपनीज हैं, वहाँ से 12% व्यूअरशिप थी हमारी. तो लाइक यार ये क्यों देख रहे हैं? हाँ. तो कुछ उसमें ये था फैक्टर कि जारी बात है हमारी बोलने का तरीका और मुख्तलिफ था. सो इट फैसिनेट्स पीपल एंड इट इंटरेस्ट पीपल. बट आई थिंक जहाँ पे कोई चीज़ ठीक हो रही हो तो लोग वैसे ही आते हैं वहाँ पे. तो सो आई थिंक वी रियलाइज एट दैट पॉइंट कि अच्छा यार यू नो हम स्केल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं. बट वंस अगेन लाइक यार 50,000 भी क्या है यार, ठीक है. तो इससे आगे कैसे बढ़ें? बिकॉज यू नो यूट्यूब एज ग्रेट एज इट इज़ उसका एजेंडा डिफरेंट है. एंड इन टर्म्स ऑफ के दे वांट टू ऑब्वियसली ड्राइव कंटेंट, टू ड्राइव ad views, which is fine, but that's not our objective, right? Like our number one value is student success, and that's not driven by making, you know, a specific type of content or a specific type of, you know, SEO being done on it. We are trying to help kids learn, right? So we realize कि हमें उसके लिए एक proprietary platform बनाना पड़ेगा, right? Like जो यहाँ पे लोग इस मकसद से आए कि वो पढ़ना चाहते हैं और किसी मकसद से नहीं आए. तो that's where we actually started after about 4 years to now raise money. Like लोग आते हैं शुरू में आइडिया फेंका, यू नो लोगों से मुलाकातें की, बड़ी पहले पैसे लें और फिर अगर नहीं मिले पैसे तो हाँ बनाते हैं. पैसे नहीं मिले तो यार मैं तो फेल हो गया बिकॉज पैसे नहीं मिले यार. आप कुछ तो दिखाओ ना कि. एंड यू नो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि यार पैसे हासिल करना इज़ नॉट द एंड गोल. यू नो इट्स लाइक ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है. थोड़ा सा साइमन सिनेक से बोरो करता हूँ बिकॉज समबडी दैट आई एंजॉय वाचिंग. तो वो बात करता है कि देखें कोई मकसद है ना तो एक गाड़ी की मानंद है, ठीक है. अब गाड़ी कहाँ जा रही है उसको देख के लोग उसमें बैठते हैं, राइट? कि भाई मैं सफ़र पे जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता हूँ. अब अगर गाड़ी का मकसद हो उसमें पेट्रोल डालना, वो तो कोई मकसद ना हुआ, राइट? तो पैसे के दायरे में आना एज एन इन्वेस्टमेंट इस गाड़ी में पेट्रोल डालना, वो लोग डाल देंगे जो वहाँ जाना चाहते हैं, राइट? धक्का भी लगा देंगे उसको. लेकिन अगर आप कहें कि इदारे का मकसद ही सिर्फ ये है कि उसके अंदर पेट्रोल यानी उस गाड़ी में पेट्रोल डाला जाए तो कितना फजूल सा मकसद है, राइट? सो मनी इज़ नॉट द एंड गोल, इट्स अ टूल टू मेक थिंग्स हैपन दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, राइट? सो लाइक अनम एंड आई से टू ईच अदर कि और हमारी ये हमारे दफ्तर में आए तो सबसे पहले आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि द ब्रिज बिटवीन द वर्ल्ड दैट वी हैव एंड द वर्ल्ड दैट वी वांट इज़ एजुकेशन, ठीक है. हम चाहते हैं कि एक बाशऊर माशरा हो जहाँ पे लोग अच्छी तरह फूलें फलें, हमारे बच्चों के दोस्त अच्छे हों, यू नो दे आर एजुकेटेड, वी आर ऑन पार विद द वर्ल्ड इफ एटलीस्ट, राइट? अगर लीड नहीं कर रहे तो वो तालीम के बगैर तो पॉसिबल नहीं है. तो हम उस हकीकत को कैसे बना सकते हैं, राइट? उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, ठीक है. एंड उसके लिए अगर हमें लोगों से वसाइल लेने हैं, जो हम ख्याल लोग हैं, तो हम उनके पास जाएंगे और हम ऐसे लोग मिले फ्रॉम डे वन. आपको मैं बताया हम रिसर्च करने गए, बहुत अच्छे लोगों ने अच्छे इदारों में हमें सपोर्ट किया. वो हवा में से वो वसाइल नहीं आए थे, वो लोगों ने एक्चुअली हमारे मकसद को समझा एंड डिसाइड कि यार ये होना चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है लेकिन हम वसाइल दे सकते हैं, ये लोग करने जा रहे हैं, ये वो बेड़ा उठा रहे हैं, राइट? एंड it just kept growing and growing and growing and till in right before COVID, is I don't know good fortune or bad fortune, but we raised our pre-seed round, right? Like we found really good investors, I2I, Wall City. They've invested in big companies, Zen Capital, and some really interesting people from around the world. And they said कि यार we want to see this succeed. हम चाहते हैं कि ये हो जो तुम लोग ख्वाब देख रहे हो. So we'll give you the little bit of money that you want to build this. And this money was essentially to get the platform up and running. Just build an app, right? Like we said कि look, we can't make big promises, but हम एक proprietary platform बनाएंगे, we'll put it out and see what happens, right? Like हमारे पास content है थोड़ा बहुत, बाकी हम मुकम्मल कर लेंगे. और within 6 months we had built out the entire science syllabus for Pakistan high school, ठीक है. यानी आप किसी भी 22 इम्तिहानी बोर्ड है पाकिस्तान में, आप किसी भी बोर्ड से अगर तैयारी कर रहे हैं, you just download our app, select the board, and as per your board everything happens, right? And is it like what is it? Is it videos? Is it so it's a lot of things, right? So it's obviously the video lectures are there, right? Like आपका topic by topic we explain होता कि जो लोग बहुत से लोग पैसे लेते हैं इस काम के, हम कहते हैं कि यार आप हमारी बहुत नॉमिनल सी प्राइस के अंदर you can access our videos and they explain by topic कि actually आप assess कैसे होंगे, because curriculum 3 टाइप के होते हैं. एक होता है taught curriculum, एक होता है written curriculum और एक होता है assessed curriculum. हमारे यहाँ बहुत एम्फेसिस है कि जी टॉट करिकुलम कैसा है या रिटन करिकुलम कैसा है, बट जो असेस्ड करिकुलम है ना, दैट इज़ एक्चुअली द एरिया वेयर मोस्ट अटेंशन इज़ नीडेड. जिस तरह आप इम्तिहान लेंगे, जो आप सवालात पूछेंगे ना, उसी हिसाब से सारा कारवां चलेगा, राइट? तो वो उस पर कोई तवज्जो नहीं है, बाकी चीज़ों पर तवज्जो है. सो हम वो सब खोल के सामने रख देते हैं कि यार पिछले 25 साल से ये सवाल आ रहा है,
इसका ये जवाब है, ठीक है ना, यार ये लिख दो. सो वी वांट टू टेक एग्जाम्स ऑफ द टेबल. इम्तिहान की जो टेंशन है ना, आप भी गुजरे होंगे, जो 2 रात पहले पेट में दर्द हो रहा होता है कि यार मैंने जितनी तैयारी कर ली बट काफ़ी है कि नहीं, मुसल्ले पे सब बैठे होते हैं. तो वो हम आपकी टेंशन ख़त्म करना चाहें, हम भी गुजरे उससे, राइट. वी विल ऑल्सो स्टूडेंट्स है, राइट. एंड ख़ास तौर पर वो ज़्यादा उन लोगों के लिए होती है जिनके पास वसाइल नहीं होते बड़ी बड़ी अकेडमी, बड़े बड़े ट्यूटर्स के पास जाने के लिए, तो वो और टेंशन में होते हैं, राइट. और हम थे वो स्टूडेंट्स. तो अगर एग्जाम टेबल से हट जाए कि यार ये तो एडकासा करा ही देगा, ठीक है ना, अब समझने के लिए पढ़ते हैं, राइट. दैट इज़ वेयर द गेम इज़. बिकॉज जिस दिन हम समझने के लिए पढ़ेंगे ना, तो हम फिर मुख्तलिफ तौर से चीज़ों के बारे में सोचेंगे. तो इम्तिहान की टेंशन आप दे दें एडकासा को, आप अपना पूरा सिलेबस हफ्तों में नहीं तो चंद महीनों में कवर कर सकते हैं, मच फास्टर दैन एनी अकेडमी, दैन एनी स्कूल. एंड बार बार कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबल, उस एरिया पे फोकस कर सकते हैं. सो नॉट जस्ट दैट कि आपको कंटेंट मिलता है, बट एनालिटिक्स मिलती हैं. कोई आपको स्कूल या इवन हुकूमत पाकिस्तान नहीं बता सकती कि पाकिस्तान में आप बायोलॉजी में कहाँ खड़े हैं, एडकासा बता सकता है. बिकॉज हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो सेम क्विज़ेस को टेक करते हैं एंड उनको उसके बेसिस पर रैंकिंग मिलती है, पॉइंट्स मिलते हैं. सो आप खोल के देख सकते हैं आप अपने बोर्ड में कहाँ खड़े और या पाकिस्तान लेवल पे कहाँ खड़े. सो कितनी मेहनत की ज़रूरत है. बिकॉज अगर आप ख्वाब देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, तो आप नॉट ओनली यू हैव टू बी अ फर्स्ट डिविजनर, यू हैव टू बी दी फर्स्ट डिविजनर ऑफ द फर्स्ट डिविजनर. परसेंटाइल वाइज. हाँ, आई मीन आप सोचें ना कि जिस मुल्क में 15,000 मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं और लाख फर्स्ट डिविजनर होता है तकरीबन, ठीक है ना, 60,000 से लाख का, अब तो लाख ही होगा इस साल जब पेपर होगा, फर्स्ट डिविजनर होता है. तो हाउ कम्पिटिटिव दैट स्पेस इज. अगर आपको इम्तिहान से पहले कहीं पता चल जाए कि आप खड़े गए, राइट, हाउ मच ऑफ अ आई ओपनर इट इज़, राइट. सो इसमें आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू अ प्रोडक्ट स्पील, बट हमने बनाई उस मकसद से क्योंकि हम खुद भी तो रहे हैं ना वहाँ पे. तो द पर्पस इज स्टूडेंट सक्सेस. वी वांट कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो कामयाब हों हर इम्तिहान में. ये तो एक पहला सफ़र है ना आपका, मैट्रिक का और इंटर का इम्तिहान. बट जो काविश है उससे बहुत बड़ी है, क्योंकि और भी मुश्किल इम्तिहान आएंगे, लेकिन जितनी आपकी तैयारी वर्ल्ड क्लास होगी, you will be able to compete and succeed, right. So पहले इस इम्तिहान को तो अबूर करें. जो मैट्रिक का इम्तिहान है, इसमें 33 नंबर लेने हैं, तो 33 नंबर भी लेना जो है ना, ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है. तो ये हम आसान बना देते हैं. अब जैसे ओपन आ रहा है, आप विल टेल यू कि यार पेपर में, बिकॉज हमने वो सारे क्वेश्चंस को मैप किया है, देखा है हिस्टोरिकली पिछले 25 साल के, एंड हमने कहा यार ये सवाल तो हर साल आता है, इसके 10 नंबर कैसे लेने हैं या 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में कैसे लेने हैं, ये लो, ठीक है ना, खत्म हो गई कहानी. सो इट्स मच मोर देन जस्ट वीडियो कंटेंट. इट गिव्स यू अ वेरी गुड सेंस ऑफ वेयर टू फोकस एंड हाउ टू अचीव. एंड वी वांट आवर किड्स टू बी अचीवर्स, सो दैट वो नेक्स्ट लेवल पे जाएं, हम उनकी वहाँ भी मदद करेंगे. दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. Right. Do you think so? I was talking to Amar from Nearpeer, and he spoke in detail about this new program that they're working on with the federal board regarding changing the way that the examination is done. And again, when you change the examination, you essentially change the entire process. Piche ka. How do you think that sort of something would impact the way that a lot of these EdTech startups are working? Because वही वाली बात है कि अभी आपके पास you have like an incredible amount of video content that's built around a particular style of examination. Do you think that would become redundant? Do you think you'd eventually and इसी में SNC को मैं ऐड करूँगा कि ज़ाहिर है आप तो अभी हाई स्कूल पे फोकस कर रहे हैं, SNC hasn't come to that point as yet. But I have a son in elementary school, so I know what SNC impact is. And eventually वो चीज़ अगर वो स्टार्ट हुई है with your primary, तो वो फिर eventually middle आएगी, और फिर middle के बाद high आएगी. तो how does that impact a lot of what you guys are doing? That's a great question. I think again, there are two aspects of things, right? One is the theoretical aspect of something, and one of the reasons why I went to development economics and not theoretical economics, and the practical implications of things. So I think decision makers, policy makers have to keep both in mind, right? So in principle, I think it is really important to reevaluate how we are assessing our children, right? Like in terms of that 4-hour exam determining their fate, right? It has to be thought out differently. But having said that, there is an entire gargantuan ecosystem that it needs to evolve to cater to that change, right? And if you understand change is perhaps the most difficult thing to execute in any organization. And a country this size, it will be no less than a miracle, right? So I think principally तो मैं agree करता हूँ, and I think Amar is also doing a fantastic job. We need 100 more people trying to do this, 1,000 more people trying to do this. But
आई थिंक कि जो डेप्थ ऑफ थिंकिंग है ना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट्स समथिंग दैट वी लाइक टू प्राइड आवरसेल्व्स ऑन के यू लाइक टू थिंक थिंग्स रियली डीपली. अच्छा होगा कैसे, राइट? लाइक ये बात तो बहुत अच्छी है, अब ये होगा कैसे, क्या क्या, अगर आप चेस बोर्ड देखते हैं ना, कौन कौन से मोरे हिलेंगे, कौन कटेगा, कौन आगे बढ़ेगा, राइट? सो इफ़ यू थिंक अबाउट इट कि आप जब अपना करिकुलम या मोड ऑफ असेसमेंट चेंज करते हैं तो आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं अपने टीचर्स को अक्रॉस पाकिस्तान कि जो तरीक़ेकार आप पहले अपना रहे थे अब उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, राइट? सो आपकी कोई छोटी नंबर ऑफ टीचर्स नहीं है, लाखों टीचर्स हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट स्किल लेवल्स पे हैं, डिफरेंट लोकेशंस में हैं, डिफरेंट वसाइल के साथ हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ हैं. उन सब को उस तब्दीली के साथ चलना पड़ेगा. बहुत से लोग घबराएंगे और बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और कुछ लोग कहेंगे उसको रेजिस्ट करेंगे. तो वो सारा भी तो किसी ने सोचना है ना कि उनकी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो किताब छापने वाले हैं, जो किताब फराहम करने वाले हैं, जो वालिदैन हैं जिन्होंने ख़रीद ली हैं किताबें ऑलरेडी और इनको आगे भी ख़रीदनी हैं, जो स्कूल की फ़ीसें भर चुके हैं, जो स्कूल तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, शायद वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी पहली जनरेशन स्कूल को लेके आ रहे हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी तब्दीली उनके सामने रख रहे हैं जो वो प्लान करके आए थे कि ये इस तरह होगा, उस तरह शायद ना हो. तो इस जब पूरी चीज़ को आप झंझोड़ते हैं ना, तो आप उसमें अगर पूरी तरह ना सोचा हो और एक अच्छा ख्याल सिर्फ लेके चलें तो आप फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं. सो आई थिंक, आई मीन, आई गिव क्रेडिट कि बहुत से लोग, काबिल लोग इसमें काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि काबिलियत की कोई कमी है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए इस काविश के अंदर, बिकॉज जितने ज़्यादा होंगे उतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी एंड चीज़ें एक्चुअली पाए तकमील पे पहुँचेंगी. सो coming to single national curriculum, I think Mariam Chughtai and the whole team, Shafqat Saab, you know, it's a big vision कि हमारे मुल्क में तफरीक ना हो पढ़ाने. बिल्कुल सही ख्याल है, बिकॉज जिस मुल्क में तालीम की सतह पर तफरीक हो तो आगे कहाँ कहाँ तफरीक होगी, राइट? तो ये तो हम ठीक करना चाहिए ना. एंड आई थिंक कुछ इसमें हद तक एडकासा भी इसमें शामिल है कि हमारी ऐप कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है. तो चाहे आप कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में हैं कि आप टाट के स्कूल में हैं इंटीरियर सिंध में, एक ही टीचर पढ़ा रहा है आपको, राइट? सो देयर इज नो डिफरेंस, राइट? सो प्रिंसिपली तो आई थिंक वी कुडंट एग्री मोर, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूशन अ लॉट मोर स्टेक होल्डर्स नीड टू बी ब्रॉट ऑन बोर्ड, राइट? लाइक उसमें बिकॉज रेजिस्टेंस आएगी, राइट? लोग चेंज से घबराते हैं. ये हम बिज़नेस में भी पढ़ते हैं. आप एक छोटी सी कंपनी भी चला रहे हो तो अगर आप चेंज कर देंगे ना, आप ERP लगा दे रहे हैं उसमें या कोई ऐसी काम करें, तो लोग घबराते हैं कि यार ये तब्दीली आ रही है, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, यू नो, मुझे ये बंदा तो प्रमोट नहीं हो जाएगा मेरे ऊपर. बहुत सी घबराहट होती हैं चीज़ों में. तो उन घबराहट को दूर करने के लिए आपको चेंज मैनेजर्स चाहिए होते हैं, पीपल हु आर स्किल्ड एट दैट, एंड यू नीड नॉट वन हेयर, you need thousands of them, and you need to take people together. So it's a collaborative मुशावरत वाली process है. It's not a you know, I said it, now it's done वाली चीज़. उसमें वो होगा नहीं. So I think principally I agree कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, but उसमें बहुत ज़्यादा और कोशिश हुई है, no doubt there was, but I think much more, and time period भी बड़ा you know ambitious था to do it. I hope कि it continues. I hope कि उसके साथ लोग जुड़ें. थोड़ा सा मैं डिफरेंट करता हूँ. नई गवर्नमेंट आई है, उनका स्टाइल थोड़ा फ़र्क है. गवर्नमेंट इंटरवेंशन आई फील है कि दुनिया में ना, जहाँ पर भी एक तो ये होता है कि हम कहते हैं कि यार गवर्नमेंट जनरली प्राइवेट बिजनेस से दूर रहे तो बेहतर रहता है. दुरुस्त बात भी है. पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट प्राइवेट बिजनेस में घुसी है, मारी खाएँ, स्टील मिल, PIA वगैरह वगैरह वगैरह. बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो द बिगेस्ट बायर ऑफ सर्विसेज, एंड सो व्हेन दे पंप मनी इन, that's the economy just generally goes on you know, overdrive. And when it comes to education, डेफिनेटली ग्लोबली अगर आप देखें तो प्राइवेट जो भी हो, जितना भी हो, हम बीकनॉम से पढ़ लें, हम लाहौर अमेरिकन स्कूल में पढ़ लें, just a tiny minority of the country essentially, and just the numbers are just mind numbing. Even मैं थोड़ा सा इसको expand करके OA levels को ले आऊँ, सारा OA levels कर लूँ, there are tiny minority in the actual number of FSC students, and when you add madrasa, that just blows your mind. Right? This particular government, the new one, one of the most controversial but also fairly successful in one way program was the laptop scheme, where they went ahead and they said, listen, like, we're going to have this technology intervention जिसमें हम कहेंगे कि यार जाहिर है कि अगेन एक परसेंटेज थी पढ़े लिखे एजुकेटेड अपर मिडिल जिनके लिए लैपटॉप वाज जस्ट लाइक अ नो ब्रेनर, राइट? कि अम्मा बने लेकर देना ही था. बट देन देयर वाज अ लॉट ऑफ अदर यू नो अ लॉट ऑफ अदर हाउस होल्ड्स जो कि मैक्सिमम भी अगर उनकी डिवाइस होती तो वो एक स्मार्टफोन, एक क्यू मोबाइल का स्मार्टफोन होता है, एंड दे वर एबल टू गेट द लैपटॉप्स, एंड देन लैपटॉप्स के थ्रू फ्रीलांसिंग, एंड फ्रीलांसिंग के थ्रू इवेंचुअली.
तो मैं लिटरली ना मैं एक क्या कहते हैं उसे रैंडम हवा में तीर चला रहा हूँ, बट चलाने का मकसद ये है कि जितने मैं एडटेक स्टार्टअप से बात करता हूँ जनरली इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड पिच. इट्स लाइक निज़ाम है, निज़ाम तो चल रहा है, हम तो चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है. हम स्कूलिंग को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहे, हम तो अकेडमीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं. एसेंशियली दैट्स द मॉडल. यू नो प्रॉब्लम स्कूलिंग है, सो दे स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉब्लम विच इज स्कूलिंग एंड देन दे से कि यार स्कूल जाते रहो, शाम की जो अकेडमी है उसको कन्वर्ट करके अपनी ऐप पे आ जाओ. ठीक है, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री इस वजह से करता हूँ कि यार जब तक आप बच्चे, क्योंकि इस केस में पता है क्या होगा, इस केस में वो होगा कि जो इस मुल्क के अंदर जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाना है, जिसको इतना शऊर आ गया कि उसने पढ़ाना है, वही पढ़ाएगा. ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन आती है गाँव से शहर, वो शहर में आके थोड़ा बहुत पढ़ाती है, उसके बाद फ़ौरन से पेश तक कहती है, उसको चस्का चढ़ता है पैसे का, चलाना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, शहर चलता है पैसे के ऊपर है, गाँव में तो गंदम खाते रहो, कोई मसला नहीं. वो आती है और वो आके पहली जनरेशन हमेशा बच्चा जो है ना वो 7वीं 8वीं 9वीं के बाद ड्राइवर और ये ब्लू कॉलर जॉब्स पे लग जाता है. फिर वो जब ब्लू कॉलर जॉब पे लगता है ना पहला शहर के अंदर, और बचपन से लेके बड़े होने तक वो देखता है, फिर वो कहता है यार मैं पढ़ाऊंगा अपने बच्चों. वो अपने साहब को बोलता है कि यार प्लीज़ थोड़ी एजुकेशन में इधर हेल्प कर दें, उधर हेल्प कर दें, एंड द किड एंड्स अप somewhere. And again, it's 2 to 3 generations before we can actually begin to see some sort of change within the social structure of how education में push कर रहे हैं. Unless हम massively intervention करें, intervention करें, B incentivization करें, और C गवर्नमेंट को यूज़ करें. सो हम कहते हैं यार अब मैं एडकासा को उठाता हूँ, नियर पियर को उठाता हूँ, किसी और को उठाता हूँ, जाके कहता हूँ कि यार आप गाँव में किसी को जाके एक्सप्लेन कर सके एडकासा पे आ जाए, मर के भी नहीं आएगा, अगले 100 साल में भी आ जाए, बहुत बड़ी बात है. राइट, 40% रूरल बैठी है आपकी पॉपुलेशन. उस पॉपुलेशन को उस पे से शायद उस पूरे 10,000 लोगों के गांव में से शायद कोई 2 लड़के ऐसे हों जो कि स्टम्बल अपॉन करें, शायद यूज़ करना शुरू कर दें एज अ हैक, देन दे हैव टू लिव देयर एंटायर लाइफ एंड बी सक्सेसफुल फॉर द गाँव टू से कि यार वो वाला चाचा जो निकला था ना उसकी तरह अपने बच्चों को भी एडकासा पे लो. अगेन इट्स नॉट ईजी. Alternatively, why have we never been able to find interventions like government अंधाधुन पैसा लगाती है एजुकेशन के ऊपर. ऑनेस्टली इट्स क्रेजी. हम कहते हैं पैसा बढ़ाओ, भाई पैसा किधर फेंके जाकर. एट द एंड ऑफ द डे ब्रिक एंड मॉर्टर करप्शन पहली बात है. निचले सतह के ऊपर जितना भी अच्छा चीफ मिनिस्टर लगाओ, जितना भी अच्छा वो लगाओ, निचले सतह की करप्शन कौन रोकेगा? ठेकेदार से लेकर हर बंदा करप्शन कर रहा है. दूसरा आपका जो है वो टैलेंट मूव करना, आपने खुद ये बात बोली. तीसरा ये कि आपके पास कोई गेज नहीं है कि आप उसके मैट्रिक्स की बेसिस के ऊपर चेक कर सकें वो सही है कि नहीं है. और उस पर भी बड़े लोग काम कर रहे हैं इंटरवेंशंस की कि यार टेक्स्ट मैसेज के थ्रू फिंगरप्रिंट लगा दिया, उसके थ्रू टीचर्स आ रहे नहीं आ रहे वगैरह. मेरा क्वेश्चन ये है यार, आपके पास डेटा होगा. मैं पंजाब को उठाता हूँ, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल एनरोलमेंट बहुत बुरी होगी. मैं एक्स अमाउंट ऑफ मनी लेता हूँ, मैं कहता हूँ चाइना की टैबलेट्स लूँगा. मैं पार्टनर करता हूँ विद स्टेक होल्डर, लेट्स से टेलनोर के साथ. मैं टेलनोर कहता हूँ कि यार आप जो है वो क्या करो कि टैबलेट हम प्रोवाइड करेंगे, आपने फ्री 4G देना है लेकिन एडकासा पे लॉक्ड होगा. ठीक है, तो एडकासा का जब भी स्ट्रीम हो रहा होगा ना उस ऐप के अंदर, तो वो आप फ्री में 4G दें. लेकिन जो आपका यूज़र है, मैं बढ़ा रहा हूँ, सिम आपकी लगी होगी, जब भी उसको मजीद कुछ चाहिए वो आपका जाके वो करेगा. ठीक है, तो एसेंशियली उसकी भी एक विन इसके साथ बाय डिफॉल्ट एडेड है. एडकासा को लेट से मैं एक डिस्ट्रिक्ट दे रहा हूँ, एडकासा ने जाके सुबह शाम जाके मॉनिटर करना है, बच्चों को पढ़ाना है. अब बच्चे घर में गई हुई है, बच्चा घर का बच्चा रजिस्टर्ड है. अब बच्चे ने साइन इन नहीं किया तो कॉल जाती है. ठीक है, डेटा है ना, देन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ डेटा. एंड वहाँ पर जब मेरे पास इस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि यार स्कूल एग्जिस्ट करता है, मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू एड दे रहा हूँ. व्हाई डोंट आई मेक टेक्नोलॉजी द वे टू एजुकेट? जब मेरे पास आ रहा है, मेरे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहे हैं, तो मेरी असेसमेंट्स, क्विजेज, एवरीथिंग इज डेटा बैक्ड. मुझे तो बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है बाय द एंड ऑफ इट. राइट, लाइक मैं सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहा हूँ. अगर मेरे पास इवेंचुअली सारा का सारा जाके एक सिंगुलर नेटवर्क पे आ जाए, और उस पर जब सारा का सारा सिंगुलर नेटवर्क के ऊपर है, तो आई कैन लिटरली नियर पियर को वो डिस्ट्रिक्ट है, ऑल आई हैव टू डू इज फिगर आउट द API दैट कैन जस्ट टॉक टू ईच अदर अबाउट द स्टूडेंट्स. वो इधर से इधर मूव करता है, अपना डेटा लेकर आता है सारा का सारा. राइट, एंड यू क्रिएट दिस इकोसिस्टम वेयर यू आर नॉट नेसेसरली क्रिएटिंग दिस सॉर्ट ऑफ एड ऑन प्रोडक्ट, यू आर क्रिएटिंग द बीकन हाउस ऑफ द. मेरे लिए क्वेश्चन मार्क ये है, बीकन हाउस जब बना था ना, बीकन हाउस जब बना था तो बीकन हाउस ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की. उन्होंने कहा स्कूलिंग के अंदर मसला है, तो हम एक पर्टिकुलर क्लास को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के थ्रू एक ऑल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करेंगे. टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्निकली एक ऐसा फर्दर ऑल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए जिसमें टॉप टू बॉटम हर बंदा एड ऑन हो सकता है. ऐसे ही हम ऑल्टरनेट तो नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये आपको भी पता है, हम एड ऑन प्रोवाइड कर रहे हैं. हाँ, हाउ डू वी गो फ्रॉम एड ऑन टू ऑल्टरनेट? एंड आई थिंक इट्स एन एक्सेप्शनल question that you raised, I think. But जितनी तुमने सवाल पूछा है ना, उस it's
it's such a big leviathan of a beast of a question that you asked कि उसको आंसर करने में I'll try to do justice to it, ठीक है. Right. So पहली चीज़ ये देखो कि what problem you are trying to solve and what you can solve. Right. ठीक है. So education कोई भी ऐसा इदारा नहीं है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अकेले उसको एड्रेस कर सके. इतना बड़ा मुल्क है एंड आप इवन यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएं, गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरीवन. मैं गया हूँ, मैं रूरल पेंसिल्वेनिया और रूरल आर्कनसॉ देखा है, नहीं है स्कूल अच्छे वहाँ पे. वहाँ पे भी नहीं जाते लोग स्कूल में और बहुत बुरे रिजल्ट्स हैं और लोग 8 जमातें पास भी नहीं हैं. सो ऐसा नहीं है कि पैसा इज़ द एंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशन बिकमिंग प्रेवलेंट, और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है. सो जब हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज लगाए या गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रोवेयर बिकॉज सिटीजन्स डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज गवर्नमेंट का ये जो आपने बात की डिफरेंट इदारों की कि PIA है या और भी बड़े, क्यों बने थे? लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री ना. इसलिए बने थे क्योंकि कोई प्राइवेट साइड पे वो काम कर नहीं पा रहा था, ठीक है ना, और स्टेट ने कहा हम मॉडल बनाएंगे. इसी तरह अयूब के ज़माने में मॉडल स्कूल बने थे. इस्लामाबाद में आप देखते हैं ना मॉडल स्कूल, का नाम मॉडल स्कूल क्यों है? देवर मॉडल्स. ऐसा स्कूल होना चाहिए, ठीक है ना. स्कूल के अंदर एक ग्राउंड होना चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए, उसके अंदर ऐसे असातिज़ा आएंगे, उनके दफ्तर होगा. सो इट वॉज टू इंस्पायर कम्युनिटी टू बिल्ड देयर ओन. वेयर आर वी एज सिटीजन्स? वी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर कम्युनिटी. दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑल्सो सॉ इन द यूनाइटेड स्टेट्स. मुझे बहुत म्यूजियम्स में जाने का शौक था, तो मैं म्यूजियम में जाके ये नहीं देखता था कि ये मुजस्मा किसका है या तस्वीर किसकी लगी. मैं देखता था कि इस मुल्क को बनाया किन लोगों ने. वो साहिब हैसियत लोगों ने बनाया, बहुत मेहनत करके, बहुत सैक्रिफाइस करके. ऐसे ही नहीं वो अपने उरूज पे पहुँचे हैं. तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि अपने मुल्क को बनाने में हमें सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी. और वो सिर्फ हुकूमत वक्त का जिम्मेदारी नहीं है. हुकूमत आएगी, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा, लेकिन हमने तो यहीं रहना है ना. आपका और मेरा मोहल्ला तो वही रहेगा. उसकी अगर सड़क टूटी है तो हम 2 काम कर सकते हैं. हम उसके साथ रोज़ ड्राइव करके चले जाएं, या हम थोड़े से वसाइल लगा के मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर उसमें सीमेंट बजरी डलवा लें, या हम एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में इसमें 20% हिस्सा हम डालें, जो कानूनी तौर पर जिम्मेदारी है हुकूमत की कि 20% अगर सिटीजन CBO बना के डालते हैं तो 80% हुकूमत को कॉन्ट्रीब्यूट. ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. कितने शहरी जानते हैं कि वो ये कर सकते हैं? सो एज ए पाकिस्तानी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाके की तालीम, सेहत, चीज़ों की जिम्मेदारी लें. हम कितने हम में से जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के EDO को, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को? कभी मिले जाके कि सर आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन के लिए? मैं इस इलाके में रहता हूँ, आप यहाँ के EDO हैं, सलाम करने आया था आपको, आपका नाम पता है? ठीक है. कितने लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को? कभी विजिट किया आपने? कोविड के बाद थोड़ा सा पता लगना शुरू हुआ, शायद जान गए हो, ठीक है, लेकिन वीज़ा के लिए वो सब कोई और वो मरीज़ की मखलूक हैं. वो हमारे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं इस काम को करने के. दे कम फ्रॉम अस. क्या हमने कभी देखा कि वो किन हालात में काम कर रहे हैं, किन मुश्किलात में काम कर रहे हैं, उन पर क्या प्रेशर्स हैं, किन मेरा एक एरिया है जहाँ मेरी थोड़ी सी ज़मीन है हडियारा के पास. मैं रोज़ गुजरता हूँ वहाँ के साथ के अस्पताल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. अगर मेरे पास वसाइल हों तो मैं उस अस्पताल को ठीक करूँ, नॉट बिकॉज कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं वहाँ से रोज़ गुजरता हूँ. शहरी होने के नाते भी हमारी बहुत सी जिम्मेदारी हैं. सो कमिंग बैक टू जो आप बात कर रहे थे कि हम क्यों और कहाँ इंटरवीन करते हैं. अब स्कूलिंग के अंदर जो आपने बात की, आपने बहुत अच्छी बात की बीकन हाउस की. आई थिंक बीकन हाउस वाज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया 30-40 ईयर्स अगो टू प्रोवाइड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक नीड. आई वेंट टू बीकन हाउस. क्यों गए थे बीकन हाउस? बिकॉज एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़, खास तौर पे फॉर फौजी फैमिलीज या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जब एक शहर से दूसरे जाते थे तो क़यामत नाज़िल हो जाती कि पता नहीं क्या होगा अगले शहर में जाके बच्चों की एजुकेशन के बारे में. तो बीकन हाउस प्रोवाइडेड दैट सेफ्टी कि आप बीकन हाउस में दाखिला करा दें तो एक सर्टन स्टैंडर्ड होगा. एंड इट वाज अ रियल प्रॉब्लम सॉल्व. सो किसी ने एक मसले को हल करने के लिए इदारा बनाया था, नॉट बिकॉज के इट वाज जस्ट अ बिजनेस. देयर वाज अ जेन्युइन प्रॉब्लम दे वर सॉल्विंग, राइट. सो जेन्युइन प्रॉब्लम इस वक्त द रीज़न वाई यू सी अ लॉट ऑफ दीज EdTechs इन पाकिस्तान ट्राइंग टू गो फॉर द एकेडमी स्पेस. 2 वजहात हैं. आपको एक वो मिलेंगे जो यार पाकिस्तान ओरिजिन EdTechs, राइट, लाइक यहाँ के लोग हैं, यहीं के लोग हैं, यहीं से मेहनत कर रहे हैं. और एक वो मिलेंगे जो मुख्तलिफ डिफरेंट ममालिक से आ रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान एक मार्केट है, राइट. सो जो पाकिस्तान को एक मार्केट के तौर पे देखते हैं ना, वो देखेंगे कि कारोबार कहाँ चलेगा, ठीक है ना, दुकान कहाँ चमकेगी, ठीक है ना, जो बिक रहा है वो उसकी तरफ चलो. सो आपको उनके रुझान उस तरफ नज़र आएंगे, उसमें आपको क्रिकेट स्टार्स भी नज़र आएंगे, उसमें आपको बहुत चीज़ें आएंगी, विच इज़ फाइन. वो बेचना चाह रहे हैं एक चीज़, उनकी बिकती है. लेकिन जो आपको नज़र आएगा, जैसे आपने अमार की बात की, देयर कराची में मकसद है और हम हैं, तो उनका तो नाम ही मकसद है. तो हमारी सोच ज़रा मुख्तलिफ है, कम से कम होनी चाहिए, राइट.
बिकॉज ये हमारा मुल्क है और इसके लिए हम तालीम की सतह को उठाना चाह रहे हैं, राइट? तो अगर हम इसको सिंपल एज अ मार्केट देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा पसीराई मिलेगी. अगर हम इसको एक बहुत बड़े जेन्युइन मसले को हल करने का तरीका देखेंगे कि यार ये दिस इज जेन्युइन, आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज उसको भी मिली ना. सो सबसे पहले आई थिंक हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए. इस वक्त प्रॉब्लम क्या है कि इट डजेंट मैटर व्हाट स्कूल यू गो टू, आप प्राइवेट कैंडिडेट भी हो सकते हैं. एंड ऑफ द डे आपने उसी बोर्ड के इम्तिहान में बैठना है जिसमें HSN कॉलेज का भी बच्चा बैठेगा और गवर्नमेंट के स्कूल का बच्चा भी बैठेगा, और वो दोनों ने एक ही इम्तिहान देना है. लेकिन जो वसाइल HSN कॉलेज में अवेलेबल है, विच इज़ अ ग्रेट कॉलेज, राइट, वो इज़ नॉट पॉसिबल टू बाई गवर्नमेंट टू गिव इट इस वक्त जो हमारे हालात हैं टू एवरी स्टूडेंट इन पाकिस्तान. तो देयर नीड्स टू बी सम इक्वलाइजिंग फोर्स, एंड उस इम्तिहान की तैयारी इज़ द प्रॉब्लम. दैट इज़ वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ द EdTechs कमिंग फर्स्ट एड्रेसिंग दिस चैलेंज कि यार ये जो इम्तिहान है, ये हवा बना हुआ है, इसकी तैयारी कोई इतना मुश्किल काम नहीं, हम सब ने की है, और जिनको हमने जब किया उसमें अच्छे नंबर लिए हैं तो हमें पता है कि उसमें कैसे तैयारी करनी है ना. आपको अच्छे स्टूडेंट्स तो हर चीज़ में मिलते हैं, तो क्या हम उनके लिए आसानी कर सकते हैं? एंड मैं आपको बताऊं, आप इंडिया ले लें, अमेरिका ले लें, पाकिस्तान ले लें, 12वीं जमात तक जो पढ़ाया जाता है ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री, वो एक ही चीज़ है यार. गॉसेस लॉ डजंट चेंज इन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इंग्लैंड एंड अमेरिका के, वहाँ को इट्स द सेम गॉसेस लॉ यार. तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट टू किड्स एज पर हाउ दे आर गोइंग टू बी असेस्ड, so that they are able to do well on that exam and generally understand the concept, because you're not becoming a PhD in physics after a metric exam, but you need to have general basic understanding. So it is a addressable market, it is a sizable market. आप देखें, आपके 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस स्पेस में हैं जो हाई स्कूल की स्पेस में हैं, जो हर साल इम्तिहान देते हैं. 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है. बिग मार्केट, आई मीन ओवर $1 billion एटलीस्ट वर्थ, ठीक है. सो इसलिए ये एक अट्रैक्टिव मार्केट है फॉर रीजनल प्लेयर्स एज वेल. आई मीन आप देखें और भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं रीजन से, उनकी अपनी मार्केट्स का क्या साइज़ है, क्या हकीकत है. उनके यहाँ 10,000 इंस्टॉल हो जाए बड़ी बात है, उनके मुल्क की पॉपुलेशन ही क्या है जहाँ से वो आ रहे हैं. तो इंडिया में तो जा नहीं सकते, क्योंकि इंडिया में तो गेम अब बहुत आगे बढ़ चुकी है. वो सैचुरेटेड, वहाँ तो आप शुरू ही नहीं कर सकते $1 billion से नीचे में, बिकॉज वहाँ डेकाकॉन्स बैठे हैं, तो आप लड़ेंगे कैसे उनसे. तो पाकिस्तान इज़ द राइट मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज़ एक्सिक्यूटेबल, right? That is why everybody is trying to come into this space. Now the challenge is an uncertain market, and which goes to our favor because हम तो यहीं के हैं. हम समझते हैं, हमें पता है कि मैट्रिक में पेपर में आएगा क्या, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जुगाड़ क्या है, राइट? लाइक किस तरह उसकी तैयारी करनी है और किस तरह उसमें नंबर लाने हैं. एंड बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू द सिस्टम, बाहर से किसी को ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा. और 22 इम्तिहानी बोर्ड हैं, हर किस्म का. फेडरल का जो पेपर है वो लाहौर बोर्ड का पेपर से फ़र्क है, ज़मीन आसमान. और जो ठट्टा का पेपर है वो फ़र्क है फेडरल के पेपर से. और फेडरल का पेपर सऊदी अरेबिया में बच्चे देते हैं, ओमान में भी बच्चे देते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ अ ह्यूज एक्सपैट पॉपुलेशन दैट गिव्स द सेम पेपर. फौजियों के बच्चे देते हैं, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द मार्केट. जिसके पास डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट होगी वही सक्सेसफुल होगा. सो आई थिंक देयर इज़ एन एड्रेसेबल चैलेंज है, राइट, विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. What it lacks is the requisite investment, right? We have just started to scratch the surface on getting people to invest in this opportunity. It is not a short-term game. ये 2 साल में पैसे नहीं बनाएगा. जो आपको बहुत बड़े-बड़े equity में valuations में gains नजर आ रहे हैं, that's not the play in education, right? 100%. But मैं sorry आपकी यहाँ पर थोड़ा सा मैं interject करूँगा. देखिए वो तो I totally get it. So I get the requirement, I get the potential market size of the again the academy space. Yeah. Probably what I'm missing right now is the human component or the user UX component of a school experience. Yeah. So इसकी मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ recent कोविड के बाद. बिल्कुल. कोविड के बाद हमारे पास एक वीडियो कॉल, आपने देखा होगा, ये क्या नाम है आपकी जो ये ऐप यूज़ होती है यार सारी वीडियो कॉल्स के लिए, जूम की वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पे जी फट गई पूरी की पूरी, और बस यही फ्यूचर है. और फिर सडनली वो नोज डाइव की, और फिर उसके बाद बहुत सारे और नए प्लेयर्स आना शुरू हो गए. दे रियलाइज्ड कि यार Zoom fatigue is a real thing. Yeah. And why is Zoom fatigue a real thing is because just by connecting to people digitally and expecting them that they're going to be all their problems are going to be solved, doesn't cut it. There's a huge human experience that converting from your conventional physical wo aayega. And so now you're seeing companies working on it across the board, and to be very honest, not just companies focusing on Videocon, but Meta का पूरा falsafa ही है कि यार how do we build that experience, essentially, right?
My question is, when you're talking about such an app, jo again, it's one thing to have this encyclopedia of knowledge, which is something that everybody has. You go into the app and now you have all of it broken down like an index, like a book, and now you can learn on the go based on your own way. And so what that's doing is it's user-led journey. Yeah. इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ इस तरह. यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम और टिकटॉक में क्या फ़र्क है? कभी आपने नोटिस किया? इंस्टाग्राम के ऊपर SCCAB रहती है, CCC नहीं आती. टिकटॉक के ऊपर SCC आती है, SCCAB आती है और आके बड़ा अजीब सा फील करती है कि यार लाइक टिकटॉक बाय द वे, जस्ट सॉरी यहाँ पे मैं रोकूंगा. आज मच्छर तो आया, आई थिंक स्पाइडर आ गया. खुदा की कसम कभी जिंदगी में नहीं आया. और वो इस वक्त जो ना बहुत प्यार से हमारे गेस्ट के ऊपर जाने लगा है. आई डोंट नो क्या मैं स्पाइडरमैन बनने वाला हूँ. दिस इज द फर्स्ट. वाओ, आई एम सो सॉरी. वी हैव अ वेरी गुड हाइजीन सिचुएशन. जवाद भाई, अगर आप ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है इस कमरे के अंदर, स्टूडियो के अंदर, आई सिंसियरली अपोलोजाइज. What was the difference? The difference was दोनों के दोनों एक ही काम कर रहे थे. टिकटॉक ने छोटी सी चीज़ रीमैप की. उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा यार जो SCC और D है वो साइन अप नहीं कर सकती, वो टेक्स्ट नहीं डाल सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. तो जैसे ही वो ऐप खोले ना, उसको कंटेंट देना शुरू कर दो. बिल्कुल ठीक है. वो खोलते थे, वो स्वाइप के ऊपर वो कंटेंट एंड सो दे लव्ड इट एंड इट वाज ऑल इंक्लूसिव एंड देयर वाज अ यूजर एक्सपीरियंस एंड अ यूजर जर्नी दैट अलाउड फॉर दोज पीपल टू स्टे देयर. एंड उसके बाद फिर इवेंचुअली हमने देखा कि लोग आते हैं और आके ग्रेजुएट करते हैं. सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ऑफ रुमैसा खान, वेरी वेरी फेमस टिकटॉकर, रिसेंटली केम आउट विद मुरू एंड शी स्पीक्स अबाउट he mentions all the things कि फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, ये हैं, वो हैं और टिकटॉकर भी हैं. तो उसने कहा शुक्र है आपने आखिर में बोला टिकटॉकर. मैं तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा. तो एक साइकोलॉजी भी आपको नजर आती है कि you start off with TikTok but eventually you want to be on Instagram and a big thing out there. But the reason why I'm talking about that is because a lot of and it's not just exclusive to EdTech, it's happening across the board. There is a human experience missing a lot of the problem solving that we're doing in our startups. Absolutely. There's that design thinking that's missing, where for me, it's one thing for I have a kid now and mashallah se and मेरे लिए एडकासा शायद आज ऐसा हो कि यार अच्छा मैंने किस स्कूल में डालना है, पहले तो ये थॉट है और फिर ये कि यार एडकासा को मैं कैसे यूज़ करूँगा टू ऐड वैल्यू टू हिम मे बी. But maybe the experience was supposed to be designed in a way कि यार listen, here's a alternate school. Yeah. ठीक है. Where I'm not necessarily saying that scale के लिए आपको live videos तो नहीं हो सकती, but maybe it's gamified in a way कि you do this and it's unlocked. You do, so it's crazy gamification. It's crazy coins going here and there, and so that's what I'm saying. It's not, we take a serious problem and we try to find a serious solution to it. Yeah. Without understanding कि यार consumer जनता क्या कर रही है. Okay, this is a really really good question. I want to address it, and I think you need to really deep dive into how tech evolves because you talked a little bit about it, right? So I'd go back to Steve Jobs, right? Like जब पहला Macintosh design हो रहा था या बन रहा था तो it was going up against things which were convention, right? Like which was IBM machines and all that kind of stuff, right? So it was not what it is today. Right. So when you start off, you start building with conviction. You don't have research and data and all that, right? So the first iPhone was designed and tested on moms, right? Like basically send your mom, if it makes sense to her, it's going to work, right? So you have a sense of conviction that, yeah, this is the direction I want to go in. And this will lead to better, greater, more mature things. Right. Or it may just fizzle out and die and we'll go back to the drawing board, right? So abhi aap jo dekh rahe ho na tech mein, this is very early days. This is built totally on conviction कि ये ऐसा होना चाहिए. थोड़ी बहुत हमें रिसर्च की है बिकॉज हम ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक किसी ने $10s of millions भी रेज नहीं किए हैं स्पेस में. अभी इट्स वेरी अर्ली डेज, राइट? तो जितने वसाइल जिनके पास हैं दे आर बिल्डिंग आइदर ऑन लुकिंग एट slightly proven models, say in India or in the Far East or in the US or even slightly more mature companies in Pakistan, right? And we didn't have that luxury because we didn't have anything to look at, right? So we were building purely on conviction. But we had the good fortune of understanding design thinking. So we actually, that's why I mentioned we went to 800 households. We actually went through that process. How do you want to see a teacher on your screen? Do you even want to see a teacher or not? Right. Do you want a Khan Academy style video of black kale se board ke upar ek likhte ka banda? Our kids hated that, right? Like we went to like
8 cities and तकरीबन similar amount of गाँव and nobody liked it, right? Everybody said कि ये क्या है, right? Like इसको मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देख सकता, right? 5 मिनट भी बड़ी बात है. But if there is a teacher, it was very reminiscent of their experience in the class, and they said, yeah, this looks, I could watch this, right? Like we observed, we saw, like so early design thinking philosophies and principles, at least at Edkasa mein we are applying, but you have to understand कि ये वो MVP है, you know, it's not the Formula 1 car. This is the, you know, soapbox derby का कार्टन की बनी हुई गाड़ी जो बस चल रही है अभी. और obviously जैसे जैसे वसाइल आएंगे, जैसे जैसे you know हम लोग चीज़ों को समझते जाएंगे, this will evolve. So we are not thinking about what it is today. We are thinking what will it be in 5 years, in 10 years, and like you said कि यार school कैसे बेहतर हो सकता है, right? So ultimately kids should spend less time and acquire more knowledge. That is the holy grail, right? And जो epitome है of that, right? अगर आप एक बादशाह के बेहतरी करते हो, आपको 4 experts in the field अकेले को बैठ के पढ़ा रहे हो, right? That is the holy grail, right? कि इससे ज़्यादा क्या बेहतर एजुकेशन हो सके, उसके बाद तो फिर आप बिल्कुल ही घामड़े अगर आप उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके. तो so वो फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. आपके पास ऐसे टोल्ड यू कि 1 करोड़ बच्चे हैं, 5 लाख असातिज़ा हैं पूरे पाकिस्तान में हर किस्म के मिला के, तो ये तो होने नहीं वाला, ठीक है ना. तो लेट्स बी रियल, राइट. सो इट हैज़ टू बी अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. वो आइडियल है, नो, बट पीपल हैव स्टार्टेड, राइट. वी हैव पुट द फर्स्ट फुट इन. इफ यू लुक एट our across the border in India, right? Like this was the same story 10 years ago, right? Like you know, the early companies, they also were building on conviction, right? कि यार ये ऐसा होना चाहिए, हम सही है गलत है हमें नहीं पता, पर हम बना रहे हैं. The difference will be कि who backs us up, because in India it was not just a good idea and, you know, relentless pursuit of, you know, over 500 years to get there. It was real capital backing up real conviction. Right? So real capital, I'm talking about hundreds of millions of dollars, right? Like not, I mean, the kind of money that the government of Pakistan would receive in you know, in funding from large organizations. That's the kind of funding that went into EdTech companies, single EdTech companies. And I mean, India हमसे 5 गुना ही बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा अगर आप कर भी लें तो कम से कम उसकी 1/5 तो फंडिंग होनी चाहिए. वो अभी नहीं है. That I'll be very real about it, right? Like the people who backed us up are really doing it out of conviction. They just, like I said, want to see this car get to a destination, right? They don't have that kind of money. And to attract that kind of capital, we need to prove something, right? That there is an opportunity. यहाँ इस ज़मीन के नीचे तेल है, right? Like यहाँ पे कोई चाहता है इस तरह करने के लिए, right? So उसमें एक साइड तो सप्लाई साइड है ना कि हम बना के फेंकते जाएं. Right. दूसरी साइड है अडॉप्शन साइड, कि लोग उसको इस्तेमाल भी तो करें. लाइक हम जितने मर्जी अच्छी और गुन गाते रहें अपनी प्रोडक्ट के, बट अगर लोग अपनाएंगे नहीं नित नए तरीक़ों को, तो आप जो मर्जी पाएगा जोर लगा लें, राइट. वो नहीं होने वाला. सो अपनाना नई चीज़ को, ये हमारी फितरत में नहीं है, राइट. लाइक हम बहुत स्लोली अडेप्ट करते हैं. हम बाय नेचर एज अ नेशन वी आर वेरी स्केप्टिकल ऑफ चेंज, राइट. लाइक सो इसलिए द बल्क ऑफ द एफर्ट, आई थिंक, एटलीस्ट एट Edkasa, इज़ टू educate parents who may be sending their kids for the first time in a family to a school, how Edkasa can be helpful. Right now, the product market fit जिसको कहते हैं ना, कि लोग इस्तेमाल करना भी चाहते हैं कि नहीं. So the reason why we have such strong conviction, हम कहते हैं कि हाँ यार Edkasa कामयाब होगा, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, is because जब अप्रैल में हमने लास्ट अप्रैल में ऐप लॉन्च की तो 3 महीने में 1.5 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया ना. तो लाइक आंखें खुल गई कि यार अभी तो कुछ पैसे ही नहीं है हमारे पास और कुछ भी नहीं. हमने यू नो एक बेसिक सी ऐप बनाई है, उसमें एक वाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर हमने चीज़ों को समझाया है और 1.5 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं और अब हर महीने 30,000 लोग डाउनलोड करते हैं उस ऐप को, राइट. तो बेसिक ठीक है. इट्स बाय नो मीन्स परफेक्ट. आप कहें कि स्कूल का मुतबादिल है, नहीं. इट इज़, आई मीन, आप स्कूल इज़ द आइडियल प्लेस, राइट. मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि अगर हर बच्चे को स्कूल और असातिज़ा एक अच्छी क्वालिटी के मिल जाएँ तो आई विल बी हैप्पीली आउट ऑफ बिजनेस, नो प्रॉब्लम, राइट. बट लुक एट द नंबर्स, राइट. 1 करोड़ बच्चे, 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 5 लाख असातिज़ा हैं आपके पास जो 75 साल में हम यहाँ पहुँचे हैं. 55,000 स्कूल, 60,000 स्कूल सिर्फ पंजाब में हैं. उनमें से चंद हज़ार जो हैं वो हाई स्कूल हैं और उन चंद हज़ार में से भी बहुत थोड़े हैं जो लड़कियों के लिए हैं. करोड़ों बच्चे हैं, हज़ारों में स्कूल हैं. कुछ तो ठीक नहीं है ना. और ये होना नहीं है ठीक, बिकॉज आप जितने मर्जी वसाइल हों, वक्त इज़ योर बिगेस्ट एनिमी, राइट. हमारे पास वक्त नहीं है ज़ाया करने को. So something right now is better than nothing, but it is by no means ideal. You are right. हमसे जो आगे एडवांस्ड
टेक्निकल इकोनॉमीज़ हैं, लाइक वेब 3.0 की बात कर रहे हैं आप, या जो यूएस में आप बात कर रहे हैं मेटावर्स की, इवन इन इंडिया विच इज़ नाउ लीडिंग द फोरफ्रंट इन एडटेक, conversations are very different there, right? But we need to be humble to understand कि हम अभी पीछे हैं, लेकिन हमारी काबिलियत कम नहीं है. I'll be very honest, the kind of people that are coming and working at Edkasa, they could do a lot better working anywhere else. They're not working for a salary. They are working because they want to make this a reality, right? So I mean, it's really funny because मेरे पास जो we had an employee who designed user experience. His last name is Buzdar, so we used to call him Chief Minister. And he designed the whole app. He comes from जो हमारे चीफ मिनिस्टर उनके ही इलाके से है, इंडिया खान से है, ठीक है, बलूचिस्तान का रहने वाला है, ठीक है ना. तो वहाँ से भी तो कोई उठ के एक विजन रख सकता है कि हाउ यूजर्स विल यूज अ प्रोडक्ट. ही डजंट कम फ्रॉम LUMS, he comes from DI Khan, right? हमारा जो बैक एंड इंजीनियर लीड कर रहा है, he comes from गिलगित बल्तिस्तान, right? Like he's from a part of the country जहाँ पहाड़ों पे लोग बैठे हैं, right? और वो वहाँ से बैठ के भी कोड लिखता रहता है जब छुट्टियों पे जाता है घर, तो he keeps sending the code, right? So the interesting, Anam is from Karachi, I am from Lahore, so it was not by design, but we kind of became a national microcosm of the guy who leads marketing at Edkasa, he comes from Dharki. Sindh, ठीक है ना, it's really important that you galvanize around a purpose. Product will improve. It's a work in progress. Yeah. It's something that Obama also said, right? People look at the United States as an epitome of perfection, right? Like, but they forget that it's a work in progress. There will be 100 mistakes and there will be 100 things done right, and we'll improve and we get better, right? So it applies to anything, right? And you have the goal in perspective. Okay, ideally, every child in Pakistan should be able to access a quality education. How we get there, we're going to make a lot of decisions, some good, some bad. We're going to build some crappy products, some better products. And Edkasa at least is technology agnostic, right? We're not building the app first and then trying to sell it to people, right? कल को अगर आप goggles लगा के augmented reality में सीखना चाहते हैं, Edkasa वो बना देगा. हम पढ़ाने वाले लोग हैं. We are educators first, technology company later, right? Like you're an ITES, not. We're technology enabled, right? Yeah. We're not a tech company, right? Like, which is something that people need to understand, because a lot of people come with the product first and then they say this is the solution, whether you want it or not, right? That's not how we work. So if users don't want to use our product, we'll build something else, right? Like that's how we should think about building, products that solve problems, and not the other way around. I have built something, now whether you like it or not, this is it, right? Yeah. So coming back to the role of government, right? Like how to work with government. I think government has been really forthcoming, regardless of whoever's at the helm of affairs, because they also genuinely want to solve this problem. It is a big problem. Yeah, 100%. But I think where the challenges are is that our processes for working with government are quite obsolete. So, it's very hard for government to procure something from a startup. Like, मुझे याद है, we were 2 years in, we were approached by National Bank of Pakistan to help them with their e-learning for regulations, because regulation is a big problem and they have hundreds of thousands of employees, right? So मुख्तलिफ इलाकों में, and we saved them a lot of money, right? But procurement required 7 years of history of accounts. Our company didn't exist 6 months before that, right? तो मैं कैसे भेज दूँ government of Pakistan को? That's it, you're shot down right there. So what we saw in the US, like Anam actually worked with the Pittsburgh city की procurement policy and stuff, and वहाँ पे भी यही challenges थे, ऐसा नहीं कि वो immune इन चीज़ों से, but then they built a specialized mechanism for startup procurement, right? कि यार innovative ideas, innovative companies हैं जो 6 महीने पहले exist नहीं करती थी, या problem solve कर रही हैं, अच्छी product बना रहे हैं, उनसे हमने कैसे procurement करनी है जो मेरिट्स के थ्रू हो, जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मीट करे, एंड गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप उनकी सर्विसेज को प्रोक्योर करे, शायद इवन कंपनी को प्रोक्योर कर ले, राइट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो आई थिंक उस एरिया ऑफ प्रोक्योरमेंट पे बहुत काम होने की ज़रूरत है. इसी तरह बहुत से इलाके, सो वो टाइम से हो जाएगा, बट दैट शुडंट होल्ड अस बैक, राइट? लाइक हमने तो काम करना है ना, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई मीन अगर 1.5 लाख लोग 3 महीने में आ सकते हैं, तो इमेजिन व्हाट विल हैपन इन over the decade. Over the decade, right? Zabardast, Fahad bhai, we're at the 1 hour 50 minute mark. Wow, crazy. Education conversations always end up going to 2 hours. I'm going to ask you 2 questions. Generally, I ask one, but I'm going to ask you 2 questions. And based on your experiences, मुझे ज़रा इसका जवाब दीजिएगा. पहला ये, I'd like to understand, how do you see the education future of Pakistan 30 years from now? What do you imagine? Think of it like this. How do you imagine Edkasa, 30 years from now? What does it look like? And then the second, more conventional, overall, how do you see Pakistan of 20, 50, 30 years from now? Those are very, sort of, it requires a deep sense of,
foresight to answer those questions. But I think I'll take a stab on the education part first because it's ज़्यादा familiarity है. Education has to be addressed, right? Like it's not something we can sit on. कोई भी आएगा helm of affairs पे, कोई भी इस मुल्क को देखेगा, तो वो उसको it's an undeniable truth, right? So I see its problem getting addressed, right? And I think it will be addressed predominantly by the private sector, and that is the right place for things to get addressed, because private sector is, I think much more responsive by design. Government की गलती नहीं है, but just that's the nature of the beast. So private sectors will step up, will realize the opportunity, but also the impact. So it will be, impact entrepreneurship that will drive the values here. It will less be an non-profit-led model, which has been for some time. That's where a lot of innovation has come and very good contributions have been made. But I think now people are looking at it as a serious opportunity because of technology. So next 30 years, I think you will see Pakistani learners becoming more independent learners. There'll be less reliance on systemized learning. There'll be more independence in learning. और वो अभी आप ऑलरेडी देख रहे हैं, कोविड के टाइम पे लोगों ने कोड करना सीखा, अमेजॉन रीसेलर्स बनना सीखा, सब कुछ ओवर टाइम सीखा, पैसे कमाने के तरीके सीख लिए हैं, कैसे करना है. तो अभी वो थोड़ा से ऊपर की उम्र में है, बट वैसा ऐसा नीचे आ रहा है. आई मीन रिसेंटली अटेंडेड एन इवेंट वेयर the president of Pakistan informed me, it was at the presidency, that there is a boy in Karachi who made $500,000. इसका फादर वॉज अ कारपेंटर, राइट, लाइक तो वो बच्चा कोई बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है, तो अभी तो खड्डा खुदना शुरू हुआ है. सो वी हैव अ वेरी यंग, हाईली एम्बिशियस, हंग्री टू कंट्रीब्यूट एंड अर्न इन द वर्ल्ड यंग पॉपुलेशन. ये अपना लोहा तो मनवाएगी, ठीक है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया की ताकत इसको डिनाई नहीं कर सकती. सो एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो ये लोग हंग्री हैं टू लर्न, चाहे वो टिकटॉक से सीखें, चाहे वो यूट्यूब से सीखें, चाहे वो कासा से सीखें, चाहे वो नियर पीयर से सीखें, चाहे वो मकसद से सीखें, किसी से भी सीखना तो उन्होंने है. जो उनकी मदद करेगा उसको वो पजीराई मिलेगी. जो उसको सिर्फ एक कारोबार की हद तक देखेगा, कामयाबी थोड़ी हद तक मिलेगी, लेकिन आई थिंक सोच बड़ी होनी चाहिए. तो आई थिंक जहाँ दोनों चीज़ें मिलेंगी, वी विल बी एबल टू really build a real contribution to the world. हमारी contribution as a population, as a young population, will be significant. अगर skilled होगी और भी significant होगी, and that is where मुल्क का नाम आगे जाएगा, right? So I think that's what I see in 30 years, Pakistan really contributing to the world as an educated population, which adds meaning to the knowledge economy of the world. Coming to Pakistan, I think there is no denying Pakistan's sort of position in the world. I think we are the 5th largest country in the world, probably population-wise, और भी बड़े हो जाएं अगले 30 साल में. So I think population is going to grow, right? And हमारे इसकी वजह से influence भी बढ़ेगा, opportunities भी आएंगी. क्या करते हैं हम उसके साथ, ये is not just the government's responsibility. I think I'll take the privilege of your audience कि ये हमारी जिम्मेदारी है, right? कि हम अपने God given opportunities के साथ क्या करते हैं. Right? During COVID, I couldn't fly, so I drove all the way from Lahore to Karachi to visit some family 3-4 times over. 120 की स्पीड पे ये मुल्क ख़त्म ही नहीं होता, राइट. 14 घंटे तो मुझे हैदराबाद पहुंचने में लगे, और दोनों तरफ ठाटे मारते फसलें थी, आबादी, किसी चीज़ की कमी नहीं है इस मुल्क में. सो आई थिंक हम करते क्या हैं उसके साथ, वो हमारी सोच में कमी हो सकती है, बट वॉट वी हैव बिन गिवन इज़ probably the best opportunity. I think we should contribute to the world. I think हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम लीडरशिप पोजीशंस में आएँ दुनिया के अंदर, और वो सिर्फ बातों से नहीं, अमल से, राइट. लाइक अच्छी बात करें, दुरुस्त बात करें, इन्फॉर्म्ड बात करें, काम मेहनत से करें, ऑनेस्टली करें. दीज आर थिंग्स दैट ट्रेडिशनली हैव बीन लैकिंग. अगर हम इफ़ पाकिस्तानी पहचाना जाए ना अपनी ऑनेस्टी की वजह से, अपने क्वालिटी ऑफ वर्क, नॉट क्वांटिटी ऑफ वर्क. बहुत से मुल्क हमसे बहुत बड़े हैं, वो क्वांटिटी में बहुत अच्छी वैल्यू दे सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क. आप फरारी खरीदते हैं ना, तो इटली में आप ये नहीं कहते कि वो बहुत ज़्यादा फरारी बनती है, लेकिन आप कहते हैं यार गाड़ी क्या फरारी है यार. दैट्स द थिंग. हम कभी भी क्वांटिटी में कम्पीट नहीं कर सकेंगे. हमारे साथ दुनिया के 2 सबसे बड़े मुल्क बैठे हैं, लेकिन हम क्वालिटी में ज़रूर कर सकते हैं, और हमारे लोगों में कोई कमी नहीं है. तो हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को सिखाना चाहिए. मैं अपने बेटे से, माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम इज़ नॉट कि वो पेपर में पर्चे कितने भरता है, वो लिख के क्या आया है. मैं पढ़ता हूँ, राइट, एज अ वालिद, एज अ पढ़ा लिखा आदमी. मैं मेरी बीवी के दरमियान में यही बात होती है कि जितनी तालीम हमने हासिल की, हमसे बेहतर ही कोई होना चाहिए जो उसको असेस करे. तो पहले तो हम असेस करें ना कि वो क्या लिख रहा है, वो किस सोबत में है, वो
क्या करना चाह रहा है, उसकी एम्बिशंस क्या हैं. तो जितना हम स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाएंगे, जितना हम बार ऑफ एक्सेलेंस को ऊपर लेके जाएंगे, कम्युनिटी भी राइज करेगी. सो इसमें सिटीजन्स का बहुत बड़ा रोल है, एंड आई सी दैट राइजिंग. आई सी दैट जैसे जैसे हमारी सिटीजनशिप की अवेयरनेस और अपनी जिम्मेदारी को यंग जनरेशन रियलाइज़ कर रही है, तो द बार ऑफ एक्सेलेंस विल गो अप. It's not just government's responsibility. It is our responsibility to build a better country. So I'm very hopeful because 2/3 of the country is under 30. I'm the old guy at 37, 38, right? So they're all young, all younger than me. They should have better ambitions, better energy. And if I can play a small role, or if my company Edkasa can play a very small, significant role in directing this massive wave towards larger goals, job well done. Zabardast Fahad bhai, thank you so much for this extremely insightful session, and thank you for your service. आपने एक बड़ी एक ऐसी फील्ड चूज़ की है जो कि it's a tough nut to crack, but it's something जो कि that can again तकदीर बदल सकता है नेशंस की. So thank you so much for that as well, and for coming in and sharing all that insight. Very kind of you, Muzammil. Very kind of you. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. 1 घंटा 55 मिनट हो चुके हुए हैं. So if you're still here, लाइक करेंगे वीडियो को तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा हमें कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब करेंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दिखे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. If you think you agree or disagree to anything, please let us know in the comment section below. If you think if you have some thoughts about anything that we've discussed, again let us know in the comment section below. EasyPaisa Jazz Cash यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा. If you'd like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.